Good afternoon, everybody. तो कंटिन्यू करते हैं बच्चों अपन। कल कोई क्लास नोट्स में कोई सवाल दिया था कि मैंने करने के लिए दिया था? अच्छा, वो 3-4 सवाल दिए थे, एसओडी के दिए थे ना? अच्छा, वो लाइन वाला भी दिया था ना? एक तो लाइन वाला दिया था, लाइन एक ट्राइंगल था एबीसी और उसके तीनों साइड का इक्वेशन दिया हुआ था। एबी का इक्वेशन गिवन था, बीसी का इक्वेशन गिवन था और सी का इक्वेशन गिवन था। और दो काम करने थे हमें। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल ए, है ना? इंटीरियर एंगल ए का पूछा था ना, इंटीरियर एंगल ए। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल ए एंड द एक्सटीरियर एंगल बी। सही बोल रहा हूं? इंटीरियर एंगल ए एंड एक्सटीरियर एंगल बी, इनका निकालना है। तो बाइसेक्टर निकालना बड़ी बात नहीं, दो लाइन हमें दे रखी हो तो बेसिकली हम उनके बीच में जो है वो एक्यूट एंगल ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर हमें निकालना आता है। बट अब हम चाहते हैं भाई जो ट्रायंगल बन रहा है उसका जो इंटीरियर एंगल ए, अंदर जो ट्रायंगल बनेगा एंगल है, उस अंदर वाले एंगल का हमें बाइसेक्टर निकालना है। तो हमने जो कल सीखा था ना उसका यूज कर सकते हैं अपन यहाँ, और उसका यूज करके निकाला जा सकता है। हमारे पास ट्रायंगल में रफ डायग्राम बना लिए। जब भी हम ट्रायंगल का डायग्राम बनाते हैं हमेशा एक्यूट एंगल बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के सारे ट्रायंगल एक्यूट एंगल है, ऐसा भी नहीं है। हमने ऐसा बना लिया रफ डायग्राम बनाया क्योंकि तीनों में से कोई भी लाइन वर्टिकल नहीं है, इसलिए अगर मुझे टेंजेंट ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने की जरूरत पड़ेगी तो मुझे एक्चुअल डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम ट्रिक का यूज करके निकाल लेंगे। क्योंकि तीनों लाइन के स्लोप जो है फाइनाइट है, कोई भी लाइन वर्टिकल नहीं है। कल मैंने बताया था आपको, मेरी बताई हर बात आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, तभी अपना काम चलेगा और समय बचेगा। रफ डायग्राम बनाने के लिए मैंने मान लिया यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी है। हमें दिया हुआ है कि ए बी का जो इक्वेशन है दैट इज x + y - 5 बराबर है। ए बी का इक्वेशन हमारे पास ये है, x + y - 5 बराबर है। बीसी का इक्वेशन मुझे गिवन है, बीसी का इक्वेशन हमारे पास है x + 7y और -7 बराबर 0। ये बीसी का इक्वेशन हमारे पास है। और सीए का इक्वेशन है 7x + y, सीए का इक्वेशन है 7x + y और +14 बराबर 0। अब सवाल आता है मुझे, एक तो ये इंटीरियर एंगल जो है, एक तो मुझे इसके बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है, एक तो मुझे ये एंगल बराबर है इस इंटीरियर वाले। अब मुझे पता नहीं है ये एंगल एक्यूट है कि ऑब्टूज है, ये चैलेंज है मेरे लिए, है ना? हमें भाई अगर मालूम पड़ जाए कि ये ट्रायंगल बन रहा है इन दोनों लाइन से, जो ट्रायंगल बन रहा है उनके अंदर वाला जो एंगल ए है ये एक्यूट है कि ऑब्टूज है। अगर पता लग जाएगा ये एक्यूट एंगल है तो मैं इन दोनों लाइन के बीच का एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकाल लूंगा। पता लगेगा इंटीरियर एंगल ऑब्टूज है तो मैं इनके बीच में ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर निकाल लूंगा। और ये मुझे निकालना है एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ बी, एंगल बी जो भी है उसका जो एक्सटीरियर बाइसेक्टर है वो मुझे निकालना है। एक मुझे ये निकालना है, ये जो एक्सटीरियर एंगल बी है उसके बाइसेक्टर का इक्वेशन मुझे निकालना है। तो मुझे पता लगाना पड़ेगा अंदर वाला एंगल कौन सा है। अगर ये एक्यूट हुआ तो ये ऑब्टूज हो जाएगा, ये ऑब्टूज हुआ तो ये एक्यूट हो जाएगा। अब सवाल का आंसर निकालना बड़ी बात नहीं, आंसर निकालना बड़ा आसान है। अलग अलग तरीके हमारे पास है, हम जो बेस्ट तरीका वो देखने की कोशिश करते हैं। तीनों का स्लोप मेरे पास है, एक का स्लोप है -1, एक का स्लोप है -7, एक का स्लोप है -1/7। इनको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सबसे बड़ा कौन सा है? -1/7, उसके बाद है -1 और सबसे छोटा है -7। इसको मैंने m1 मान लिया, इसको मैंने m2 मान लिया, इसको मैंने m3 मान लिया। ये कब कर पा रहे हैं हम? इस ट्रिक का इस्तेमाल तब कर पा रहे हैं तीनों के स्लोप फाइनाइट है। अगर तीनों लाइन में से कोई एक लाइन वर्टिकल होती और मुझे इंटीरियर एंगल के टेंजेंट निकालने होते तो मुझे इन तीनों लाइन का डायग्राम बनाना पड़ता है, एक्चुअल डायग्राम, है ना?
अब हम देख सकते हैं हम किस में इंटरेस्टेड है, एक तो इसमें इंटरेस्टेड है और एक इसमें इंटरेस्टेड है। अब ये एंगल कौन सी लाइन से बना हुआ है, इसका स्लोप एक तो -1 के बराबर है और एक स्लोप -7 के बराबर है। तो एक तो लिखेंगे एक आएगा m1 - m2 से अपॉन 1 + m1 किसी एक इंटीरियर एंगल का tan इसके बराबर आएगा, किसी दूसरे इंटीरियर एंगल का tan इसके बराबर आएगा और किसी तीसरे इंटीरियर एंगल का tan इससे आएगा। ये सब लिख लिया और m1 m2 का मतलब माइनस का 1/7 और -1 माइनस का 1/7 -1 इससे तो एंगल b बन रहा है, यानी ये tan b आएगा इसका मतलब ये आएगा tan b है ना, ऐसे लिख दिया मैंने tan b, ये tan b के बराबर आएगा। और m2 m3 का मतलब -1 और -7 -1 और -7 इससे एंगल ए आ जाएगा। एंगल सी से मतलब ही नहीं अपने मन में, चाहे तो एंगल सी भी निकाल सकते हैं अपन, एंगल ए आ गया। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो बड़ी m1 आ गया माइनस का 1/7 और ये आ गया 1 + 1/7। अब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, वैल्यू से मतलब नहीं है कितना आ रहा है, वैल्यू निकालनी हो तो पूछे भाई फाइंड द टेंजेंट ऑफ इंटीरियर एंगल, तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमें इस बात से मतलब नहीं है, हम एक्यूट अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है इसका मतलब, और अगर ये पॉजिटिव है तो अंदर वाला एंगल एक्यूट एंगल है, यानी ये एक्यूट है इसका। तो बाहर वाला क्या हो गया, ऑब्टूज हो गया। तो मुझे इस बाइसेक्टर को निकालना बड़ा आसान हो गया। अब मैं इन दो लाइन के बीच के ऑब्टूज एंगल के बाइसेक्टर को निकाल लूंगा और वो मुझे निकालना आता है। a1 a2 + b1 b2 का यूज करके निकाल लेते हैं अपने, वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा अपना। भाई हमें इन दोनों की हमें मालूम पड़ गया अंदर वाला एंगल एक्यूट है तो ऑब्वियस सी बात है बाहर वाला ऑब्टूज होगा। मतलब बाहर वाले एंगल का बाइसेक्टर निकालने का मतलब मुझे इस लाइन और इस लाइन के बीच के ऑब्टूज एंगल का बाइसेक्टर निकालना है और उसको निकालना मुझे आता है। 3 तरीके में जानता हूं, बेस्ट तरीका है a1 a2 b1 b2 वाला, और उससे इनके बीच का ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर निकाल लूंगा। और जो ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर आएगा वो आ जाएगा 2x - y, यानी ये जो आएगा हमारे पास ये आएगा 2x - y -9 बराबर 0। अगर आपने निकाला होगा तो वो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर। अब आते हैं यहाँ पर, तो भाई ये देख रहे हैं 10 है। अब ऑडी m2 तो हमारे पास -1 है, m2 - m3 अपॉन 1 + m2 m3। अब ये वैल्यू भी क्या आ गई, ये वैल्यू वापस पॉजिटिव आ गई क्योंकि ऊपर भी पॉजिटिव आएगा नीचे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आ गया। यानी अगर ये पॉजिटिव है यानी अंदर वाला एंगल ए एक्यूट एंगल है, ये वाला एंगल एक्यूट एंगल, ये वाला एंगल। तो हमें इन दोनों लाइन के बीच में एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है तो अंदर वाला आ जाएगा, अंदर वाला आ जाएगा। क्लियर हो गया भाई, ऐसे निकाल लेंगे और कैलकुलेट करके। और एक्यूट एंगल अगर मैं निकालूंगा तो आ जाएगा 12x + y 12x + 6y -11 बराबर 0, वो ये वाला बाइसेक्टर आ जाएगा। ऐसे सी वाला निकालना हो तो अंदर वाला निकालना हो चाहे बाहर वाला निकालना हो निकाल सकते हैं, पता भी लगा सकते हैं ट्रायंगल एक्यूट है, ये पॉजिटिव आ गया पॉजिटिव आ गया। इसको और निकाल के देखें अगर m3 - m1 अपॉन 1 प्लस ऐसा आ जाएगा ना, नहीं आएगा ना, m3 - m1 m3 कितना हमारे पास -7 है और m1 है -1/7 आ जाएगा 1 प्लस -7 × -1/7 और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव आने का मतलब ये tan c नेगेटिव आ गया और tan c अगर नेगेटिव है तो c एंगल क्या हो गया, ऑब्टूज हो गया, ये वाला एंगल ऑब्टूज हो गया। बाहर वाला क्या हो गया, एक्यूट हो गया। इसका मतलब समझा ना, यानी ट्रायंगल ऑब्टूज एंगल हो गया। सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर आएंगे और सेंट्रोइड इन सेंटर ट्रायंगल के अंदर। तो इस तरह से अपन इनको यथों का यूज करके हम निकाल सकते थे। अगर हमें ये जानकारी नहीं होती ना तो भी अपन निकाल सकते थे, उसमें थोड़ा टाइम लगता, लेकिन ये सीखने से क्या टाइम बच गया अपना। वरना देखो ऐसे निकाल सकते थे ना, हम ऐसे निकाल सकते थे। 2 लाइन मान लो ये एक बताता हूँ मैं निकाल गया आपको, मान लो मुझे अंदर वाला निकालना है, हमें अंदर वाला है जो एंगल है उसका निकालना है, इंटीरियर एंगल ए का बाइसेक्टर निकालना है। हमने क्या करा, इन दोनों लाइन के बीच में 2 बाइसेक्टर निकाल लिए, दोनों तैयार कर लिए, एक b1 आ गया एक b2 आ गया। पता लगाना है कौन सा b1 है कौन सा अंदर वाला है, पता लगाना है अंदर वाला एंगल का कौन सा है। अंदर वाला एंगल एक्यूट हो तो एक्यूट निकालना है, ऑब्टूज ऑब्टूज निकालना है। तो ये पता लगाया अंदर वाला एंगल कौन सा है, या हमने क्या 2 बाइसेक्टर निकाल लिए। अब इस बाइसेक्टर को ले लिया मैंने, अगर ये इंटीरियर एंगल ए का बाइसेक्टर है, अगर ये b1 इंटीरियर एंगल ए का बाइसेक्टर है तो जो b और c होंगे ना ये इसके अपोजिट साइड में लाई करेंगे और ए का जो एक्सीलर होगा उसके रेस्पेक्ट में b और c क्या करेंगे, सेम साइड पे लाई करेंगे। तो मुझे क्या करना पड़ता है, मैंने b1 लिया और b1 के लिए मैं b और c की पोजीशन चेक करूंगा। अगर b और c इसके रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं तो ये इंटीरियर एंगल ए का बाइसेक्टर है, और लगेगा b और c सेम साइड पर है तो ये एक्सीलर एंगल का बाइसेक्टर। लेकिन उसके लिए मुझे b निकालना पड़ेगा और मुझे c निकालना पड़ेगा, b और c निकाल के कर सकता हूं। समझ में आ गया ना, ऐसे भी निकाल सकते थे वरना ऐसे, वरना वर्टेक्स से भी निकाल सकते हैं। भाई इसको भी निकाल लो, ये पॉइंट निकाल लो b, इस c को निकाल लो और a को भी निकाल लो।
ए बी की लेंथ निकाल लो, सी आ गई, इसकी लेंथ निकाल लो, बी आ गई, और ये सी इस टू बी में डिवाइड करेगा, इस पॉइंट को निकाल लो और वो 2 पॉइंट फॉर्म कर लगा दो। मेरी बात समझ में, लेकिन टाइम लगेगा, ये नया तरीका भी सीख लिया और मेरे हिसाब से हेल्पफुल रहा हमारे लिए, इसका यूज करके बड़ी आसानी से निकल। अब आ गए एसओडी पर अपने प्रॉपर्टी, जब ट्रायंगल पर आ गए, वो सवाल दिए थे मैंने, आपने किए होंगे ईमानदारी से। साइन रूल का यूज जो है वो एक लाइन में खत्म हो जाएगा, बस आपको बाकी टिग्नोमेट्री लगानी है और टिग्नोमेट्री लगा के देखना है ना। 2 हम प्रूव कर चुके थे, थर्ड वाला प्रूव करते हैं अपने। थर्ड वाला मेरे हिसाब से था ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी वाला, वही था ना। थर्ड वाला था ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए, और उसमें ये था ना हमारा थर्ड वाला, ये था ए स्क्वायर अपॉन ये, इसको निकालते हैं। इसमें देखो, ध्यान से देखो आप, हमें इन तीनों का सम जीरो दिखाना है ना, ट्रायंगल एबीसी के अंदर हमें प्रूव करना है कि जीरो के बराबर है। तो इसमें 3 टर्म हमारे पास है, हमारे पास 3 टर्म जो है उनमें साइड भी है और उनमें एंगल भी है, तो उन तीनों टर्म के सिमेट्रिक है, तो उन तीनों को अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट हमारे पास ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए अपॉन साइन बी लिखा हुआ है, और थर्ड टर्म हमारे पास है सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी अपॉन साइन सी, यानी ये था, तो बीसी आगे, ए के बाद बीसी, बी के बाद सी ए और सी के बाद ए, सिमेट्री के तीनों है, और हमें दिखाना है इन तीनों का सम जीरो के बराबर। तो कई बार क्या सम जीरो हमें बोला है ट्रायंगल में दिखाना है, ट्रायंगल ट्रायंगल दुनिया का कैसा भी हो उसके अंदर इन सबका सम जीरो के बराबर आएगा। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच में तो क्या होता है, वैल्यू निकालनी होती है, मान लो तो लेते हैं ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, मान लिया कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, और अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो तीनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। तीनों एंगल बराबर होने का मतलब बी माइनस सी क्या हो गया, जीरो, साइन जीरो क्या होता है, जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सब जीरो आ जाएगा। और आंसर ही चेक करना होता तो आंसर से चेक कर लिया, अब प्रूव करके दिखाना है तो ला सकते हैं अपने। अब ये तीनों सिमेट्रिक है ना, तो बड़े सब्जेक्टिव एग्जाम हमारा वो, हमें इन तीनों को सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तीनों सिमेट्रिक, इसको सॉल्व कर लूंगा बस मैं, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको ध्यान से देखूंगा, भाई इसका रिजल्ट ये आ रहा है, अकॉर्डिंगली इसका रिजल्ट लिख दूंगा, सिमिलरली करके, सिमिलरली भाई इससे ये आ जाएगा, इससे आ जाएगा। सब्जेक्टिव में भी कर सकते हैं अपन ऐसा, अगर टर्म्स सिमेट्रिक हो तो किसी एक को सोल्व कर लो, भाई यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ साइन है, या बी और सी आ गया, या बी स्क्वायर है, मेरी बात समझ रहे ना, तो किसी एक को सोल्व कर लो। अब सोल्व करने के लिए क्या करना है, साइड भी है और एंगल भी है, तो साइन ए को क्या करो, साइन में कन्वर्ट करो, व्हाट इज ए इज इक्वल टू के साइन है, ये आ गया के स्क्वायर साइन स्क्वायर है, और नीचे आ गया साइन ऑफ क्या जाएगा बी माइनस सी अपॉन साइन आ जाएगा। अब देखो ट्रायंगल के जब एंगल होते हैं ना, ट्रायंगल का अगर एंगल हो तो साइन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, ये मैंने शायद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते वक्त भी बोला होगा कभी आपको, अगर ट्रायंगल का कोई भी एंगल हो, ट्रायंगल के किसी भी एंगल का, चाहे एंगल ए की बात करें, चाहे एंगल बी की बात करें, चाहे एंगल सी की बात करें, ट्रायंगल का अगर कोई एंगल है तो वो जीरो से बड़ा होगा और 180 से क्या होगा, छोटा होगा, और अगर एंगल जीरो से बड़ा है और 180 से छोटा है तो उसका साइन हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी ट्रायंगल के एंगल का साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, कॉस तो नेगेटिव आ सकता है, यानी अगर एंगल ट्रायंगल का हो तो उसका साइन कभी जीरो नहीं आ सकता, उसका साइन कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, उसका साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ट्रायंगल का एंगल, इसको इसको काट दो आप, ऐसे काट दिए। अब ध्यान से देखें भाई, यहाँ एंगल बी और सी है, यहाँ एंगल अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करो, इस ए एंगल को बी और सी में कन्वर्ट कर लो, इस एंगल ए को बी और सी में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करें, व्हाट इज ए इज इक्वल टू पाई माइनस बी प्लस सी, और अगर ए इज इक्वल टू ये तो बोल सकते हैं साइन ए को क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। ये सब मैंने प्रूव करके भी बताया आपको, साइन पाई माइनस थीटा, बहुत मेहनत की है आपको पढ़ाने में, ऐसी बात नहीं है ना, हर चीज पढ़ाई है आपको, भले हो सकता है आपको बोरियत लगी हो लेकिन बताया हर चीज है आपको, अगर आप वो पढ़ेंगे समय समय पर रिवीजन करते रहेंगे। अब देखो प्रैक्टिस करना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, महान तो आपकी प्रैक्टिस बनाएगी आपको, महान में नहीं बना सकता आपको, महान तो अपने आप को आपको खुद को बनाना पड़ेगा प्रैक्टिस करके। तो हम देख रहे हैं भाई ये इसको रब करने की जरूरत नहीं, यहाँ से निकाल लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ से आ गया तो कितना आगे, इसी को सोल्व कर रहे हैं, तो ये कितना आ गया के स्क्वायर, इसको रब कर देता हूँ मैं यहाँ से, तो आ जाएगा के स्क्वायर, और साइन की जगह क्या लिखा मैंने, साइन बी माइनस सी, साइन बी प्लस सी, और आगे क्या लिखा हुआ था, साइन बी माइनस सी। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, दिस इज साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ये आ गया के स्क्वायर और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बी। फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के साइन रूल का ये यूज है वो एक लाइन में खत्म हो गया, बस अभी तो ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं ना। अब इसको भी और आसान कर दो, व्हाट इज के साइन बी, हम जानते हैं अगर b अपॉन साइन बी अगर k के बराबर है, व्हाट इज के साइन बी, के साइन बी को मैं b लिख सकता हूं, इसको लिख दिया मैंने b स्क्वायर और माइनस का c स्क्वायर।
के साइन बी को लिखा मैंने बी और के साइन सी को लिखा मैंने सी। यानी ये जो एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया। और अब बाकी सिमिलरली करके लिख देंगे ना, बी आ गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एंड सिमिलरली लिख देंगे, अगर सब्जेक्टिव एग्जाम भी है मान लो, उसमें भी अगर अपने को निकालना है, जैसे सिमिलरली करके लिखा जा सकता है। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ दिस विल कम आउट टू बी, या एंगल में बी और सी था तो बी पहले आया, अब यहाँ सी पहले तो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इनको जोड़ूंगा मैं तो जीरो आ जाएगा। ऐसे दिखा सकते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का रूल ज्यादा है बच्चों में, साइन रूल का इसमें टिग्मे फॉर्मूला आएगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का रूल मैक्सिमम है। एक एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का काम आएगा, कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है बच जाएगा, यहाँ सब काम आ जाएंगे। अब फोर्थ वाले पर आ जाते हैं ना, तो फोर्थ वाले में भी क्या करो, साइड को अलग कर लो और एंगल को अलग कर लो, साइड को अलग कर लो और एंगल को अलग कर लो। बेसिकली लॉ ऑफ टेंजेंट भी होता है, लॉ ऑफ टेंजेंट को साइन रूल का यूज करके प्रूव किया जाता है। और हमने एलएचएस निकाल लिया, एलएचएस कितना लिखा हुआ है उसमें, उसमें लिखा हुआ है बी माइनस सी, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, वहां लिखा हुआ है ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और इनटू कॉट सी बाई टू लिखा हुआ है, और लाना क्या है, टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी बाई टू। तो एंगल और साइड मिक्स हो रहे हैं, हमने एलएचएस को लिख दिया। अब ये साइड भी और एंगल भी, तो साइड को कन्वर्ट कर लो आप साइन साइन के अंदर। ए को क्या लिखेंगे, के साइन है, तो के तो कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, ऊपर बचेगा साइन ए माइनस साइन बी, क्या जाएगा साइन ए माइनस साइन बी। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट, मैं लिखाऊंगा बाद में आपको, लेकिन लॉ ऑफ टेंजेंट को प्रूव करने के लिए हम साइन रूल का इस्तेमाल करते हैं, और साइन रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊपर लगा दो साइन सी माइनस साइन डी, नीचे लगा दो साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, cos पहले आएगा इसमें, एंड साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2, और नीचे आ जाएगा साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 sin c प्लस डी बाई 2 एंड cos ऑफ c माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू cot c बाई 2, इसको लिखा मैंने cos c बाई 2 अपॉन sin c बाई 2, क्योंकि हमारे पास बेसिकली क्या sin cos ही है, cot था ही नहीं हमारे पास, तो cot को भी क्या करा उसमें कन्वर्ट कर लिया। तो ध्यान से देख सकते हैं सॉरी, हमें चाहिए क्या, tan a माइनस b बाई 2 चाहिए, हमें चाहिए tan a माइनस b बाई 2, तो 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, जो चाहिए उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं ना, तो ये आ गया sin थीटा और ये आ गया cos थीटा, तो चाहिए वो तो मिल गया हमें, तो चाहिए वो मिल गया ना, टेंजेंट ऑफ a माइनस b बाई 2 हो गया। इसका जो बचा हुआ है सब कट जाएंगे, तो बिल्कुल सब कट जाएंगे ना। व्हाट इज a प्लस b, पाई माइनस सी, तो व्हाट इज पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 का cos, व्हाट इज cos पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, sin c बाई 2, तो sin c बाई 2 से sin c बाई 2 कट जाएगा, और ये जैसे ये क्या आ गया पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, इससे ये कट जाएगा, व्हाट इज sin पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, cos c बाई 2 कट जाएगा, बस वो आ गया। तो ऐसा प्रूव कर दिया, साइड्स को एंगल में कन्वर्ट कर दिया। जब कभी भी साइड को एंगल में कन्वर्ट करना हो, एंगल को साइड में कन्वर्ट करना हो, तो हम साइन रूल का इस्तेमाल करते हैं। दो साइड दे रखी हो, एक एंगल दे रखा हो, तो हम साइन रूल का यूज कर सकते हैं। तीनों साइड दे रखी हो, तीनों एंगल दे रखे हो, तो साइन रूल का यूज करके कुछ नहीं कर सकते अपन। तो इस तरह से साइन रूल के सवाल किए अपन। नेक्स्ट आते हैं अपन कोसाइन रूल। नेक्स्ट इज कोसाइन रूल। फॉर्मूला इनका सवाल करके देख ही रहे अपन, आपको समझ आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का यूज ज्यादा है। साइन रूल शायद फिजिक्स में ही पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं 11th क्लास में पढ़ाते हैं आपको, कहीं ना कहीं बताया हुआ हो सकता है, जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं बताया होगा, जरूरत पड़ी शायद बताते हैं कहीं ना कहीं। अब आगे अपन कोसाइन रूल पर, कोसाइन रूल तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। इन एनी ट्रायंगल एबीसी, इन एनी ट्रायंगल एबीसी, इन एनी ट्रायंगल एबीसी, इन एनी ट्रायंगल एबीसी, नेक्स्ट ऐसे लिखें cos A इज इक्वल टू सेकंड cos B इज इक्वल टू, थर्ड लिखेंगे cos C इज इक्वल टू। cos के साथ या sin के साथ कोई लेटर आएगा तो लेटर कैपिटल होगा, क्योंकि वो एंगल होगा। तो हम देख रहे हैं, हम जानते हैं ट्रायंगल में कन्वेंशन है कि एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, और साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर का यूज किया जाता है। ऐसा आ गया। अब हम ये इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल ए, इंटीरियर एंगल बी, इंटीरियर एंगल सी, इनका यूज कर रहे हैं, इनके कॉस निकाल रहे हैं हम। एंगल ए का मतलब ये होता है, ट्रायंगल का एंगल ए का मतलब अंदर वाला एंगल, एंगल बी का मतलब अंदर, तो एक्सटीरियर एंगल ए होता है, तो एक्सटीरियर एंगल ए बोले अपन, वरना इंटीरियर एंगल के जो है उनके कॉस निकाल रहे हैं। अब जैसे मैं कॉस से निकाल रहा हूँ, तो कॉस का फॉर्मूला ये होता है, हो सकता है ये बताओ आपको फिजिक्स में जो बताया जाता है, भी नहीं बता, अपने मान नहीं चल रहे, बताया गया है, बताया गया तो भी ठीक है, वरना मैं बता रहा हूँ तो आपको ऐसा लिख दिया। ये cos A का फॉर्मूला है, इंटीरियर एंगल ए का कोसाइन निकाल सकते हैं अपन। कैसे भाई, कैसे याद रखेंगे भाई, इसमें तीनों साइड है, देखो आप, इसमें तीनों साइड है, इसमें ए भी है, बी भी और सी भी। जिस एंगल का मैं cos निकालूंगा ना,
उसकी जो अपोजिट साइड होगी वो लास्ट में आएगी और वो डिनोमिनेटर में भी नहीं आएगी। एक तो वो लास्ट में आएगी और एक वो डिनोमिनेटर में नहीं आएगी। अगर एक के सामने की साइड क्या होती है, स्मॉल है, तो स्मॉल एक तो लास्ट में आएगा और एक वो नीचे नहीं आएगा। अब ये कॉस भी निकाल रहे हैं तो बी लास्ट में आएगा और बी नीचे भी नहीं आएगा, तो बी आएगा लास्ट में, तो क्या बचा, ए और सी। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ऐसा आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कॉस सी, तो सी के सामने की साइड क्या होती है, स्मॉल सी, वो लास्ट में आएगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ऐसा आ गया। तो ये याद रखने का तरीका है। आता कैसे वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर यूज करेंगे। यूज कब करेंगे, देखो आप भाई, जब भी हमें ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी हो और ट्रायंगल के एंगल निकालने हो ना भाई, एक तो फॉर्मूला होता है वो तो यूज करना ही पड़ेगा ना। कभी अगर लगेगा भाई साइड के स्क्वायर हमारे पास आ रहे हैं, साइड के स्क्वायर है, दो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं कोसाइन फॉर्मूले का यूज करने की कोशिश कर सकते हैं। या इस तरह का एक्सप्रेशन कहीं दिखेगा तो लगेगा भाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, नीचे आ जाए 2bc, तो हमारा काम चल जाएगा, कॉस से बन जाएगा। एक तो फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। एक ये जब ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी हो तो साइन रूल का यूज करके कुछ नहीं कर सकते। ट्रायंगल की तीनों साइड बताऊं और उसके इंटीरियर एंगल निकालने हो तो हम कोसाइन रूल का इस्तेमाल करेंगे। हम कोसाइन रूल का इस्तेमाल, तीनों साइड है, यहाँ तीनों साइड है, तीनों साइड है, तीनों साइड्स हो, ट्रायंगल के एंगल निकालने हो तो हमें कोसाइन रूल का यूज करना चाहिए। कहीं साइड्स के स्क्वायर लाने हो, इस तरह के साइड के स्क्वायर दो पॉजिटिव एक नेगेटिव लाना हो तो कोसाइन रूल का यूज कर सकते हैं। या इस तरह का एक्सप्रेशन कहीं दिखेगा तो कोसाइन रूल का यूज करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं आता कैसे, किसी एक को ड्राइव कर लेते हैं, बाकी फिर कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम कॉस से निकाल रहे हैं मान लो, या कॉस भी निकालते हैं या कॉस सी, जो भी निकलेगा उसको निकाल लेते हैं और उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसको निकालने के लिए हमने ड्रा किया ट्रायंगल एबीसी हमारे पास। हर तरह के ट्रायंगल में वैलिड होता है, ट्रायंगल एक्यूट एंगल हो, चाहे ऑब्टूज एंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो। हमने क्या करा, यहाँ से ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, मतलब ये एल्टीट्यूड का फुट आ गया। अगर ये मीडियन होती तो पता होता कि मिडिल पॉइंट है भाई, पता नहीं है मिडिल पॉइंट है, ये तो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है हमने और हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो एक लेंथ है इस लेंथ को y एज्यूम कर लिया, एडी की लेंथ को मैंने y मान लिया और मैंने मान लिया भाई ये जो लेंथ है ये x है। तो ये अगर ये मीडियन होती ना, अगर ये मीडियन होती तो हम बोलते भाई ये a/2 हो गया, क्योंकि ये पूरी लेंथ है ये, लेकिन मीडियन नहीं है, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है हमने और पूरी लेंथ हमारे पास a, तो बची हुई जो लेंथ है वो आ गई a - x, ये आ गई a - x। हमने उसको एल्टीट्यूड की लेंथ को y मान लिया, इसको x मान लिया, बची पूरी लेंथ a थी तो a - x हो गई। अब या तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कर लो या इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कर लो। हम जानते हैं लेंथ c के बराबर है और ये स्मॉल b के बराबर है, तो मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कर लिया। इसी एक को ड्राइव कर रहे हैं, cos भी निकालना होगा तो इसका यूज कर लूंगा, cos से निकालना होगा तो इसका यूज कर लूंगा, cos से निकालना होगा तो यहाँ से ड्रॉ कर दूंगा परपेंडिकुलर, और जो मैं यहाँ कर रहा हूँ वो वहाँ फॉलो कर लूंगा। मैंने इस ट्रायंगल का यूज कर लिया तो मैंने cos भी निकाला है, तो cos भी कैलकुलेटेड एज बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसको मैंने मान लिया बेस अपॉन हाइपोटेनस। भी निकाल रहा हूं इन राइट एंगल ट्रायंगल एडीबी, इन राइट एंगल ट्रायंगल एडीबी मैंने cos भी निकाल लिया, ट्रायंगल के इस एंगल बी का मैंने cos निकाला। अब मुझे क्या चाहिए, x चाहिए बस इन टर्म्स ऑफ एबीसी। x निकालने के लिए सिंपल ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर लेंगे। एक तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो आप, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो x² + y² बराबर क्या आ जाएगा, c² आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया ना उसको, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब एक बार इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो आप, बेसिकली हमें x की वैल्यू निकालनी है, दो अननोन हमारे पास है, हम चाह रहे हैं तीनों साइड आ जाए, x को इन टर्म्स ऑफ साइड लाना चाह रहे हैं। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ गए, इसमें वापस पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने, y² + a - x का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू b²। ये इक्वेशन मतलब बस इन दोनों को सोल्व कर लो, x निकाल के मार दो, डिराइव हो जाएगा फॉर्मूला। कोई हाई फाई ज्योमेट्री का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिंपल ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मुझे x निकालना है ना, तो x निकालने के लिए क्या करें, यहाँ से y निकाल लो और यहाँ से y निकाल के रख दो। तो y² की वैल्यू क्या है, c² - x²। पुट कर दिया y² = c² - x²। इसको यहाँ पुट कर दो, बस क्या जाएगा, c² - x² और प्लस a - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b²। मतलब आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से, छोड़ सकता हूँ मैं यहाँ पर, आप क्या यहाँ से आप x निकाल सकते हैं। यस आपने बोला, यस मैंने सुन लिया, या आपने यस बोला है, और उस x को मैं यहाँ रख दूंगा, आपने कहा बिल्कुल रख देंगे और वो डिराइव कर लेंगे फॉर्मूला में, और वो आ जाएगा हमारे पास a² + c²। तो यहाँ से x² तो कट ही जाएगा ना, x² तो कट ही जाएगा,
यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो रख देंगे ना, ये डेरिवेशन का हिंट है, इसको यूज कर सकते हैं, कर लेंगे बच्चों अगर आप सब कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है ना, उसको रख देंगे। जो एक्स की वैल्यू निकाल के अगर हम रखेंगे तो सर जाएगा cos b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और इसका b स्क्वायर अपॉन 2a। अब ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, आप पूरा निकालना चाहते हैं या इतना पर्याप्त है आपके लिए। पूरा निकालना चाहते हैं तो घर जाके निकाल लेंगे, यहाँ से x निकाल के रख देंगे, उससे cos b आ जाएगा। ऐसे cos a निकाल सकते हैं, ऐसे cos c निकाल सकते हैं। कब यूज करेंगे? जब ट्राइंगल की तीनों साइड हो और हमें ट्राइंगल के एंगल निकालना है तो कोसाइन रूल का यूज करेंगे। कहने के दो साइड के स्क्वायर पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव आ रहा हो, उस तरह का एक्सप्रेशन दिख रहा हो तो भी अपन निकाल सकते हैं। तो ये निकाल लिया आपने। अब यूज करते हैं, सवाल करते हैं, लिखो आप। हम ये भी जानते हैं ट्राइंगल के अंदर अगर साइड की लेंथ ज्यादा होती है तो उसके सामने का एंगल बड़ा होता है, ये हम जानते हैं ना। जो ग्रेटेस्ट साइड होती है उसके सामने का एंगल ग्रेटेस्ट होता है। ये सब छोटी क्लास में पढ़ लेते हैं, मेरे हिसाब से पहली बार पढ़ना, आजकल 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। हो सकता है पहले आपको लेट पढ़ाया गया हो, जल्दी पढ़ाया गया हो। सवाल करते हैं, लिखो आप। If the sides of a triangle ABC, if the sides of a triangle ABC, if the sides of a triangle ABC, if the sides of a triangle ABC are A is equal to x square plus x plus 1, B is equal to 2x plus 1, and C is equal to x square minus 1, then find the greatest angle of this triangle. If the sides of a triangle ABC is A, जो लेंथ A है, जो एंगल A के सामने की साइड है वो ये है, एंगल B के सामने की साइड ये है और एंगल C के सामने की साइड ये है, and you have to find the greatest angle of this triangle, and you have to find the greatest angle of this triangle. B is 2x plus 1 and C is x square minus 1. हमें जानते हैं ट्राइंगल में दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है, दो का डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा होता है ना। बड़ी साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है। एक्स के बारे में जानकारी नहीं है हमें, तो सबसे पहले आपके सामने चैलेंज ये, ट्राइंगल के तीनों साइड तो हैं, एंगल निकालने के लिए मैं कोसाइन रूल का यूज भी कर लूंगा, ये भी मुझे पता है, लेकिन चैलेंज हमारे पास ये पता लगाना है कि भाई भले ही एक्स अननोन है लेकिन पता है लगाना है कि भाई इन तीनों में से सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है, किस एक्सप्रेशन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, ये पता लगाना है। तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, एक्स के बारे में पता नहीं क्या है, लेकिन अगर ट्राइंगल की साइड्स है तो ये तो कंफर्म है भाई ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बी की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए, सी की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। We have to find the greatest angle of this triangle. सोचने में टाइम बस यही लगेगा कि इनमें से कौन सा लाइन सबसे बड़ा है। अब देखो सबसे पहला काम हमारा ये है, सबसे पहले हम ध्यान से देखें यहाँ भाई, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, क्योंकि क्वालिटी के इसका ए पॉजिटिव है और इसका ए नेगेटिव, डी नेगेटिव, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। यानी हमें ये भी देखना पड़ेगा भाई एक्स इस तरह का होना चाहिए कि ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, ये पॉजिटिव आना चाहिए और ये पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि तीनों साइड लेंथ है और साइड लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है ना। एक तो एक्स इस तरह, लेकिन हम जानते हैं एक्स कुछ भी हो, ये क्वालिटी है, इसका ए पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, उसका डी नेगेटिव है, तो ये वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ये गारंटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर अपन देखें बी को देखें तो इसको पॉजिटिव करने के लिए एक्स माइनस हाफ से बड़ा होगा, एक्स माइनस हाफ से बड़ा होना चाहिए, ये कंफर्म है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं पॉजिटिव हो तो एक्स माइनस हाफ से बड़ा हो। ये पॉजिटिव कब होगा, इसके फैक्टराइज किया और दो फैक्टर आ गए इसके, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, और ये पॉजिटिव तब होगा जब एक्स 1 से बड़ा हो या एक्स माइनस 1 से छोटा हो। अब ये पॉजिटिव, ये ट्रू तब होगा, ये पॉजिटिव तब आएगा जब एक्स ऐसा हो, एंड ये पॉजिटिव तब आएगा जब एक्स माइनस हाफ से बड़ा हो। तो इनका इंटरसेक्शन अगर मैं निकालूंगा तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि एक्स 1 से बड़ा आ जाएगा, एक्स को 1 से बड़ा होना पड़ेगा। एक्स पता नहीं क्या है, लेकिन अगर एक्स 1 से बड़ा होगा तब जाके तीनों लेंथ पॉजिटिव आएंगे।
ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। शेयर कंफर्म हो गया, एक्स 1 से बड़ा है। अब पता लगा रहा है इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, ये देखना है। तो पहले इनको कंपेयर कर लेते हैं। मैंने देखा भाई अगर एक्स 1 से बड़ा है, अगर एक्स 1 से बड़ा है भाई, ये तो क्लियर कट है भाई, अगर एक्स 1 से बड़ा है तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा, इन दोनों में बड़ा कौन होगा, ए और सी में बड़ा कौन होगा, सी है बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, वहां भी एक्स स्क्वायर है, या माइनस, यहाँ +1 है और वहां तो -1 है, और फिर यहाँ एक्स और ऐड कर रखा, ये पॉजिटिव और ऐड कर रखा, तो ए और सी में बड़ा कौन है, ए बड़ा है। अब कंपेयर करना है, नहीं ए और सी में तो ए बड़ा आ गया भाई। अब ए और बी को कंपेयर कर लेते हैं। ए और बी को कंपेयर करने के लिए ऐसे देख सकते हैं हम भाई, अगर एक्स 1 से बड़ा है तो क्या एक्स स्क्वायर एक्स से बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है एक्स स्क्वायर एक्स से बड़ा होगा, क्योंकि एक्स 1 से बड़ा है। अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है तो उसका स्क्वायर करने पर और 1 से बड़ा आएगा, ये एक्स 1। और हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या एक्स प्लस एक्स से बड़ा होगा, यस। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स से बड़ा है, 2x से बड़ा है, दोनों तरफ 1 को ऐड कर दो आप। और ये सिस्टमेटिक तरीका है, अपन सोच रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, पता लगा रहे हैं, वो अलग बात है। ये सिस्टमेटिकली मैंने दिखा दिया आपको कि भाई अगर x 1 से बड़ा, पहली बात x 1 से बड़ा होना चाहिए, और अगर x 1 से बड़ा है तो ये मालूम पड़ गया भाई a और c में a बड़ा है, a और b में b बड़ा है, a और b में a बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा हो गया, a हो गया। अब अगर ये लेंथ सबसे बड़ी है, इसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा, एंगल a निकालना है। अब एंगल a किससे निकालना है, कोसाइन रूल का यूज कर लेंगे। तो सिंस cos है, हमें एंगल a निकालना है, हमने डिसाइड कर लिया भाई एंगल a ग्रेटेस्ट आएगा, क्योंकि साइड लेंथ a ग्रेटेस्ट है, इसके सामने का एंगल निकालना। अब तीनों साइड है और एंगल निकालना तो कोसाइन रूल का यूज कर लेंगे। a लास्ट में आ जाएगा और a नीचे भी नहीं आएगा, क्योंकि cos a निकाल रहा हूं, a लास्ट में आएगा और a नीचे भी नहीं आएगा, आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ bc। मतलब इसको सिंपलीफाई कर लेंगे और सिंपलीफाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपलीफाई करने में भी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना चाहिए अपने को भाई। एक तरीका तो ये है भाई cos से निकाल लिया भाई, ठीक है, वो जब स्टेप कुछ स्टेप कैलकुलेट करके बताते हैं ना, उसमें भी कोई लर्निंग वैल्यू होती है, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे 2x + 1 का होल स्क्वायर है, फिर ये c का स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर, ये आ गया x स्क्वायर + x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2bc अपॉन 2 टाइम्स ऑफ b। b हमारे पास है 2x + 1 और c हमारे पास है x स्क्वायर - 1, x स्क्वायर - 1। अब एक तो भाई रैंडमली है भाई, मैं पूरा कैलकुलेट कर लूंगा, नीचे भी कैलकुलेट कर लूंगा, जो आएगा उसको काट दूंगा और कैलकुलेट करके निकाल लूंगा। अब अपन ध्यान से देखें, अगर सोचे ना अपन, तो भाई हमें थोड़ा भाई या तो मैं a स्क्वायर - b स्क्वायर यहाँ लगा दूं, क्योंकि दो फैक्टर हमारे पास ये है, ठीक है, कैलकुलेट करना बड़ी बात नहीं, मैं नहीं बताऊंगा तो भी आप आंसर निकाल लो। लेकिन थोड़ा बहुत अगर अपन सोच समझ के आगे बढ़ेंगे तो हमारी हैबिट में रहेगा भाई, ऐसे सोच के आगे बढ़ते हैं। हम ये कोशिश करेंगे भाई इनमें से कोई एक फैक्टर अगर ऊपर क्रिएट हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाए, क्योंकि वो कट जाएगा फैक्टर फटाफट। इन कंपेरिजन के सबको एक्सपेंड करें फिर काटें, बेटर रहेगा अपन कुछ कोशिश करते हैं। अगर तो मैं यहाँ a स्क्वायर - b स्क्वायर लगाऊं और कोशिश करूं भाई यहाँ 2x + 1 है, तो इनमें a स्क्वायर - b स्क्वायर लगाने के बाद यहाँ भी एक फैक्टर 2x + 1 आ जाए, ताकि वो कॉमन ले लूंगा, नीचे वाला कट जाए। या तो मैं ये कोशिश करूंगा, अगर मैं इनमें अप्लाई करूंगा तो कोशिश करूंगा कहीं ना कहीं 2x + 1 आ रहा है क्या, आ रहा होगा तो मैं आंख बंद कर लूंगा और कैलकुलेट करके वो काट दूंगा। नहीं आ रहा होगा तो मैं ये कोशिश करूंगा इसमें लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा a स्क्वायर - b स्क्वायर, और वो कब आना, क्या आना चाहिए, x स्क्वायर - 1 आना चाहिए, ताकि मैं कॉमन ले लूं वो कट जाए। और अगर कुछ भी नहीं आ रहा होगा फिर तो पूरा एक्सपेंड करना पड़ेगा और काटना पड़ेगा। तो अपन कोशिश करते हैं भाई ना, मान लो मैंने इसमें कोशिश की, यहाँ वाले फर्स्ट वाले में लास्ट वाले में, अगर मैं a + b निकालूंगा तो a + b इतना आएगा, ये a है और ये b है, और ये a + b, a + b आएगा x स्क्वायर प्लस का 3x + 2, ये आएगा a + b, ये a + b आ जाएगा। अगर मैं इसमें अप्लाई करूंगा a + b x स्क्वायर प्लस 3x + बड़े a - b, अगर मैं इसमें से उसको माइनस करूंगा तो माइनस करने पर क्या आएगा, अगर मैं माइनस करूंगा तो माइनस करने पर आएगा ये 2x + 1 में से उसको माइनस कर दूंगा, ये ऐसा आ जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से, और ये कितना आ गया x + 1 × x + 2 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का x स्क्वायर प्लस x, ये ऐसा आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास x + 1 × x + 2, और ये आ जाएगा -x × x - 1, ये ऐसा आ जाएगा। तो ये x स्क्वायर - 1 क्रिएट हो जाएगा, देखो आप x स्क्वायर - 1, यानी यहाँ a स्क्वायर - b स्क्वायर अप्लाई करने से, a स्क्वायर - b स्क्वायर अप्लाई करने से ये वाला फैक्टर इनके अंदर भी क्रिएट हो गया और ये यहाँ भी, तो वो कॉमन ले लेंगे और काट देंगे उसको, उसके बाद कैलकुलेट करना आसान रहेगा। वरना आपको लगता है मुझे तो कुछ भी नहीं करना है सर, मैं नहीं सोचूंगा ऐसा, मैं तो एक्सपेंड कर दूंगा सर, लगा दूंगा फॉर्मूला और काट दूंगा, उससे निकालूंगा। तो भाई आपकी इच्छा है, कोई बात नहीं, मेरी जिम्मेदारी बताना है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। हमें इस तरह सोचना चाहिए, या तो इसमें लगाए ये क्रिएट हो जाए, या इसमें लगाओ तो वो क्रिएट हो जाए।
लगा के कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा वो cos A is equal to -half, and therefore the greatest angle will be 120 डिग्री। जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है पूरी हमने, अगर ए ट्रायंगल का एंगल है और वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ए ऑब्टूज एंगल है, और ट्रायंगल का एंगल होने के कारण ए की एंगल आएगा बस 120 डिग्री। cos A is equal to -half, तो एंगल ए निकाल सकते हैं हम। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा पाई माइनस π/3, दैट इज 2π/3, ये 120 डिग्री सब सिखा रखा है। इससे से हमने ग्रेटेस्ट एंगल निकाल दिया, कैलकुलेट कर लिया, ग्रेटेस्ट एंगल को निकाल लिया। लिखे नेक्स्ट सवाल लिखेंगे। इन अ ट्रायंगल ABC, in a triangle ABC, if 1 upon A plus C plus 1 upon B plus C is equal to 3 upon A plus B plus C, then find angle C, then find angle C। ये काफी समय पहले जेई में आया हुआ है, सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर, काफी समय पहले जेई में आया हुआ है सब्जेक्टिव एग्जाम में, तो सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ करते थे तब आया हुआ है। in a triangle ABC 1 upon A plus C plus 1 upon B plus C is equal to 3 upon A plus B plus C, 3 upon A plus B plus C, then find the angle C। यानी कहीं ना कहीं साइड्स दे रखी हैं, ऑब्वियस सी बात है स्मॉल लेटर साइड्स हैं, तो कहीं ना कहीं साइड्स में एक रिलेशन दिया हुआ है अपने को, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos C, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल C। एंगल C हमें निकालना है, तीनों साइड्स हैं इसके अंदर, ए भी है, कहीं ना कहीं इसमें बी भी है और कहीं ना कहीं सी भी है, तो बेसिकली हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करके ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा जिससे हम एंगल C निकाल पाएंगे। एंगल C भी उन्होंने इसलिए पूछा है क्योंकि जो डेटा गिवन है उससे कहीं ना कहीं एंगल C निकल पाएगा अपने को, उससे कहीं ना कहीं एंगल C ही निकल पाएगा। एंगल A नहीं पूछा उन्होंने, एंगल B नहीं पूछा, एंगल C पूछने का मतलब एंगल C पूछने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की परिस्थिति चाहिए उस तरह की सिचुएशन यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। अंकुर क्लास अटेंड नहीं करी, कल अटेंड नहीं करी, परसों अटेंड नहीं करी, कल अटेंड नहीं करी, क्यों अटेंड नहीं करी? यार घर में क्लास अटेंड नहीं कर सकते हम, और हम तो घर से चल के आते हैं क्लास लेने, और आप घर में क्लास अटेंड नहीं कर सकते ना, इतने लापरवाह है मतलब हम, हाँ मतलब बैठ के सुन भी नहीं सकते क्लास को, गजब जब वो है मतलब आप यार इतने इनसिंसियर हैं आप। फिर हमारे सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, लोगों से उम्मीद बहुत ज्यादा होती है अपने को, दूसरों से उम्मीद है लेकिन अपने से उम्मीद नहीं है अपने को। हम घर में बैठे हैं, घर से बाहर नहीं निकलना, हम चाहे तो बेड पे बैठ के पढ़ सकते हैं, टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ सकते हैं, लेटे लेटे पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्लास अटेंड नहीं करते हैं। गलत बात है ना, अगर इसको विचार किया जाए तो गलत बात है। तो भाई देखो एक्सक्यूज तो अपन कुछ भी दे सकते हैं ना, लेकिन अगर समाधान निकालना है तो फिर सोचना ही पड़ेगा ढंग से। भाई चल के आना होता है ना हमको, चल के आना हो, ऑटो करके आना हो, यहाँ आना हो, यहाँ बैठना हो, जल्दी आना हो सीट रोकने के लिए, है ना, भाई सीट में पीछे मिलेगी लेट आऊंगा तो, ऐसी परिस्थिति तो कोई दिक्कत है। लेकिन जब अपन घर में अपने पास सुविधा हर तरह की है ना, तो अपने को कोशिश करनी चाहिए ना भाई क्लास अटेंड करें, क्लास हमारी आए आ रहा है, कोशिश ही तो कोशिश ही कर सकते हैं हम कह सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं बस, अदरवाइज तो फिर आपको ही सोचना है ना। तो यहाँ हमें क्या सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अब रिजल्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, इसका एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सब आ जाएगा। या अगर मैं थोड़ा सोचूं ऐसे, मैंने पहले इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, मैं डायरेक्ट एलसीएम लूंगा और उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। या मैं ऐसा अगर सोचना चाहूँ भाई a प्लस बी प्लस सी लिख दिया मैंने, और या b प्लस सी लिख दिया बराबर 3 लिख दिया, हो सकता है थोड़ा कन्वीनियंट रहे ऐसे। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, डायरेक्ट एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो भी दिक्कत नहीं आएगी। अब नीचे a प्लस सी लिखा हुआ है ना, तो मैंने a प्लस सी को अलग कर दिया, तो मैंने लिखा a प्लस सी अपॉन a प्लस सी, उससे तो 1 आ गया, और एक बार आ गया b अपॉन a प्लस सी, तो a प्लस सी अपॉन a प्लस सी से 1 आ गया, और b अपॉन a प्लस सी आ गया। ऐसे अब लिखा मैंने b प्लस सी,
अपॉन बी प्लस सी, उससे 1 आ जाएगा, और एक बार आ जाएगा ए अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू 3। हो सकता है थोड़ा कंफर्टेबल रहे, इससे कम कैलकुलेट करना पड़े, वरना ऐसा नहीं कोई जादू नहीं कर दिया हमने, ऐसा नहीं कोई चमत्कार कर दिया, वैसा भी नहीं है। अपन डायरेक्ट एलसीएम लेके भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे। अब ये 1 और 1 2 आ गया, इस 2 से उधर इंटरचेंज कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये आएगा b अपॉन a प्लस सी प्लस a अपॉन b प्लस सी इक्वल टू 1 आ गया। बस अब तो क्रॉस एलसीएम लेना है, मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, उससे भी वही आएगा जो यहाँ से आएगा। अब मैं एलसीएम भी लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करूंगा, तो b स्क्वायर प्लस b इंटू सी, और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a इंटू सी। और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी प्लस b इंटू सी और प्लस c स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना, हमने एलसीएम भी ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया। एलसीएम में इनको मल्टीप्लाई करा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो कट रहा है उसको काट दिया अपने। अब साइड के स्क्वायर दिख रहे हैं और एंगल निकालना है तो कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है दिख करना, तो ये बीसी से बीसी को कैंसिल कर दो आप, और एसी से एसी को कैंसिल कर दिया। अब भाई दो साइड के स्क्वायर दिख रहे हैं, तीनों साइड के स्क्वायर हमारे पास है, तो कहीं ना कहीं कोसाइन फॉर्मूले में तीनों साइड के स्क्वायर आते हैं, दो पॉजिटिव चाहिए और एक नेगेटिव चाहिए, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, और क्या बचा, ab बचा है, ab दिख रहा है भाई c लास्ट में, और हमें कोसाइन cos c का फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब क्या करें भाई, अगर c लास्ट में तो c नीचे नहीं आना चाहिए, नीचे क्या आना चाहिए, 2ab, तो 2ab पहले ab से डिवाइड कर दो, पहले ab से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब 2 चाहिए तो यहाँ 2 लेके आ गए, यहाँ भी 2 लेके आ गए, ये क्या बन गया, cos c। और अगर ये ट्रायंगल का एंगल है और cos c पॉजिटिव है तो c एक्यूट एंगल है, इसका मतलब है c एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, काफी समय पहले जेईई में आया हुआ है सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर, c एंगल निकालना एंड दैट c इज 60 डिग्री, ऐसा निकालना। लिखें, एक और लिखें, if in a triangle ABC, in a triangle ABC ऐसे लिखें, in a triangle ABC if b plus c upon 11, b plus c upon 11 is equal to c plus a upon 12 is equal to a plus b upon 13, then find cos a, then find cos a, cos a निकालना है। जब भी हमें रेशो बराबर दिया होता है ना, अपन शुरू से सीख रहे हैं, जब भी रेशो बराबर दिया हो तो उनको मान लो किसी नंबर के बराबर है, भाई इन तीनों का रेशो बराबर है, अभी किसके बराबर है पता नहीं है अपने को, किसके बराबर है ये पता नहीं है हमें, तो जब भी रेशो बराबर होते हैं उनको किसी नंबर के बराबर मान लेते हैं, लैम्डा के बराबर मान लेते हैं या के बराबर मान लेते हैं। ये कंसेप्ट है, क्लिक होना चाहिए माइंड में, सवाल हो नहीं हो कोई बात नहीं, सवाल नहीं होना चिंता का विषय नहीं है ना, लेकिन अगर दिखाया है रेशो बराबर दे रखे भाई एन की वैल्यू बराबर है, किसके बराबर है पता नहीं है, ऐसी परिस्थिति में जब रेशो बराबर दिए हुए होते हैं तो उनको हम किसी नंबर लैम्डा या टी या के बराबर एज्यूम कर लेते हैं उसको, और आगे प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं। हमें कॉस से निकालना है तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम ए भी निकाल पाए, बी भी निकाल पाए और सी भी निकाल पाए, तीनों साइड आएंगे तभी कोसाइन नहीं निकाल पाएंगे हम, क्योंकि तीनों साइड से साइन रूल का यूज कुछ भी नहीं कर सकते हैं, साइन रूल का यूज करके हम कुछ भी नहीं कर सकते, अगर तीन साइड हमारे पास हो तो साइन रूल का यूज करके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो निकाल सकते हैं भाई, हमने मान लिया भाई रेशो बराबर दे रखे हैं, तो लेट ये तीनों बराबर है, किसके बराबर है पता नहीं, तो लेट मान लिया भाई किसी के बराबर है, और मैं एबीसी चाहिए, तो तीन इक्वेशन आ गई, तीन अननोन हमारे पास है, तो तीन इक्वेशन आ गई, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, बी प्लस सी कितना आ गया, 11 के आ गया, उसके बाद सी प्लस ए कितना आ जाएगा, ये 12 के आ जाएगा, और ए प्लस बी कितना आ गया, 13 के आ गया।
अब मुझे यहाँ से ए भी निकालना है, बी भी निकालना है, सी भी निकालना है, तीनों को जोड़ दो उनको, इन तीनों को ऐड कर दिया 1 + 2 + 3, तीनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया, तो ए 2 बार आएगा, बी भी 2 बार आएगा और सी भी 2 बार आएगा, 2 टाइम्स a + b + c। इनको ऐड करने पर कितना आ गया 23, तो ये आ गया 23 से 26 36 और 2 से डिवाइड कर दो तो व्हाट इज a + b + c, उससे आ गया 18k। अब अगर b + c 11k के बराबर है, b + c अगर 11k के बराबर है तो व्हाट इज a = 7k। अगर c + a 12k के बराबर है तो b = कितना आ गया 6k आ गया, क्योंकि अगर c + a 12k के बराबर है, c + a 12k के बराबर b आ जाएगा 6k एंड देयरफॉर c = 5k। अब बोला k ठीक है, k पता नहीं है हमें, कोई बात नहीं, k पता नहीं है तो, लेकिन तीनों साइड निकाल ली हमने। देयरफॉर cos a = सिंस cos a = a लास्ट में आएगा और a डिनोमिनेटर में भी नहीं आएगा तो 2bc आ जाएगा, b² + c² - a² / 2bc, और k² यहां भी आएगा, k² यहां भी आएगा, k² यहां भी आएगा और k × k यहां भी आएगा, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं भाई, k² तो कट ही जाएगा। अब b² का मतलब कितना होगा 36, c² का मतलब कितना होगा 25, a² का मतलब कितना होगा 49, 2, b का मतलब हमारे पास 6 है और c का मतलब 5 है, तो k² तो मैंने काट ही दिया, k² कट जाएगा और इसको कैलकुलेट कर लो बस आप, -24 आएगा, -24 से +12 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा एंड दिस विल कम आउट टू 1/5। अब cos है क्या, हम cos भी निकाल सकते हैं चाहे तो हम यहाँ से cos इस इंफॉर्मेशन का यूज करके, क्योंकि तीनों साइड मेरे पास है, मैं cos भी निकाल सकता हूँ और मैं चाहूँ तो cos c को भी निकाल सकता हूँ, है ना, cos है cos b इनको भी निकाल सकते। एक और लिखे इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट in a triangle ABC prove that 2 times a times b cos c minus c cos b is equal to b² - c². In a triangle ABC prove that a into b cos c minus c cos b is equal to b² - c²। हमारे पास तो हम साइन रूल जानते हैं या हम कोसाइन रूल जानते हैं, साइड के स्क्वायर चाहिए हमें और साइड के स्क्वायर का यूज करके लाना है अपने को, और प्रूव करना है कि भैया इसके बराबर है। हो गया, तो बस कोसाइन फॉर्मूला लगा तो बराबर है। फिर से LHS को अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये क्या आ जाएगा AB × cos c माइनस AC × cos b, ये ऐसा आ जाएगा। अब ध्यान से देखें भाई, हम चाहते हैं b² - c² आए, फिर cos c का डिनोमिनेटर क्या आता है, cos c के डिनोमिनेटर में क्या आएगा c नहीं आएगा, मतलब a भी आएगा, ab से a भी कट जाएगा, और cos b के डिनोमिनेटर में क्या आएगा b नहीं आएगा, मतलब ac आएगा, वो ac से ac कट जाएगा। बस कोसाइन फॉर्मूला लगा दिया सिंपली हमने, ab और cos c लगा रहे हैं तो c लास्ट में आएगा a² + b² - c² / 2ab, और यहाँ लगा देंगे ac की जगह ac रहेगा और आपकी बात b लास्ट में आ जाएगा a² + c² माइनस का b² / 2ac। ये साथ इस ac से ac को कैंसिल कर देंगे, ab से ab को कैंसिल कर देंगे, हाफ कॉमन ले लेंगे और a² से a² कट जाएगा, दो बार b² आएगा, दो बार c² आएगा एंड वी विल गेट b² - c²। फॉर्मूला की माया है, बस फॉर्मूला अगर याद होगा, अपन कोशिश भी कर रहे हैं कैसे यूज करना है ना, तो यूज करके देख रहे हैं ना। थर्ड फॉर्मूला पर आते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। थर्ड इज प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये कोसाइन रूल था हमारे पास, अब आते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे बारे में, तो प्रोजेक्शन इसमें वर्ड आया है ना, बेसिकली उसका मतलब ये आप हो सकता है फिजिक्स में पढ़ाया गया हो आपको, ये कहने के वेक्टर वगैरह में काम आता है, फिजिक्स में भी कहने का हो सकता है यूज किया हो आपने, मैथमेटिक्स में शायद ऐसा हमने कभी यूज नहीं किया अभी। प्रोजेक्शन का मतलब है
तो प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है बेसिकली एक लाइन सेगमेंट है मान लो हमारे पास ये, और ये लाइन हमारे पास है, और हमसे कहा जाए फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट AB ऑन द लाइन L। ये अब हो सकता है हमारे कहीं ना कहीं काम आ जाए मैथमेटिक्स में आगे। अब अगर क्योंकि नाम की शुरुआत हो गई, प्रोजेक्शन का मतलब बता रहे हैं, फॉर्मूला लिखा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आगे काम आएगा अपने बताने का मतलब यही है। तो हम देख रहे हैं प्रोजेक्शन का मतलब ये, अगर हम कैलकुलेट करें प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट AB ऑन द लाइन L, तो इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है इसके दोनों एंड पॉइंट से लाइन पर ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर, इसके दोनों एंड पॉइंट से, ये मैंने मान लिया भाई A डैश है और यहां से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर और मान लिया B डैश है। तो V can say A dash B dash is projection of line segment AB, line segment AB, projection of line segment AB on the line L, on line L। ये इस प्रोजेक्शन का मतलब होता है, यानी किसी लाइन सेगमेंट का किसी लाइन पर प्रोजेक्शन निकाल रहा हूं तो उसका मतलब ये कि उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट से, लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स लाइन पे ड्रॉ कर दिया मैंने परपेंडिकुलर, तो ये जो फुट आ गया ना, फुट द परपेंडिकुलर, ये A dash B dash is known as projection of line segment AB on the line L। और अगर मान लो लाइन अगर ऐसा होता, मान लो लाइन ऐसे और मान लो AB ऐसा होता, अब मुझे इसका इस लाइन L पर प्रोजेक्शन निकालना होगा। भाई एक तो एंड पॉइंट लाइन पर ही है, अगर मैं यहां से ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर तो यही आएगा, बस मैं यहां से ड्रॉ कर दूंगा परपेंडिकुलर, उसको B dash मान लिया, तो मैं बोल सकता हूं कि AB dash is projection of AB, AB dash is projection of AB। यानी वो जनरल कांसेप्ट है। मान लो पॉइंट यहां आ गया और मान लो दोनों ही पॉइंट यहां आ जाए तो भाई ये A है और ये B है, अब इस AB का प्रोजेक्शन निकाल दो, AB हो जाएगा वापस परपेंडिकुलर। ये जनरल कांसेप्ट है, उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट से उस गिवन लाइन पे मैं ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर, और जो उसके फुट आएंगे उनके बीच को A dash B dash is known as projection of line segment AB on the line L। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह का कोई कांसेप्ट होगा, इस चीज को प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोला जा रहा है, इस चीज को बोल रहे हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, देखिए इन एनी ट्रायंगल एबीसी, इन एनी ट्रायंगल एबीसी, इन एनी ट्रायंगल एबीसी स्मॉल a इज इक्वल टू, एक बार निकालेंगे स्मॉल b और एक बार निकालेंगे स्मॉल c। फॉर्मूला लिखने वाले हैं हम, स्मॉल a इज इक्वल टू b cos c, c cos b, ये इसका फॉर्मूला होता है, b cos c और प्लस का c cos b। फिर b का निकालेंगे तो b बराबर होगा a cos c, c cos b, और अगर मैं c निकालूंगा तो c इक्वल टू आएगा a cos b, b cos a। तीनों साइड की लेंथ निकालनी, मतलब मैंने तीनों साइड की लेंथ को निकाल लिया। a इक्वल टू आ गया b cos c प्लस c cos b, और b इक्वल टू आ गया a cos c प्लस c cos b, a cos b c cos a। ये आएगा भाई, ध्यान से देखें, ये मैंने पहले b लिखा था यहाँ, अब यहाँ a आएगा ना, a आएगा यहाँ, और ये a cos b और b cos a, सही, a cos b b cos a। अब हम इसको निकाल सकते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्यों बोला जा रहा है वो समझ में आ जाएगा। अब देखो ये लेंथ हमारे पास ये है, दिस इज स्मॉल है, ये स्मॉल है हमारे पास है, इसको निकालने के लिए हमने क्या करा, यहाँ से ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया है, और मान लिया जो फुट ऑफ द एल्टीट्यूड है d है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि a इज इक्वल टू, क्या मैं बोल सकता हूँ कि स्मॉल a इज इक्वल टू bd प्लस cd, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि स्मॉल a इज इक्वल टू bd प्लस cd, यस bd प्लस cd। अब देखो ये लेंथ तो जानते हैं, ये लेंथ स्मॉल c है और ये लेंथ स्मॉल b के बराबर है, ये हम जानते हैं। अब अगर मैं a निकालना है तो पहले मैंने a के दो पार्ट कर दिए, एक कर दिया bd और एक कर दिया cd। अब क्या bd की लेंथ को निकाल सकते हैं? देखो ध्यान से देखो, आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, इससे मुझे bd निकालना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल तो b है, दिस एंगल इज b, और ये हाइपोटेनस है, तो व्हाट दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज, व्हाट दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, c cos b। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, c cos b। भाई हम राइट एंगल ट्रायंगल ADB की बात कर रहे हैं और हम पहले BD निकाल रहे हैं, BD निकालने के लिए हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कर लिया, ये हाइपोटेनस है, ये एंगल B है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा c cos b।
तो बीडी की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, सी cos b आ गई। अब प्रोजेक्शन ही तो है बेसिकली। व्हाट इज बीडी? बेसिकली वी कैन बीडी इज इक्वल टू, बीडी इज प्रोजेक्शन ऑफ, बीडी इज बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC। ध्यान से देखें, इससे प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोल रहे हैं इसको। बीडी बेसिकली क्या है, AB का हमने BC पर क्या निकाला है, प्रोजेक्शन निकाला है, इसलिए प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोल रहे हैं इसको। समझ में आ गया होगा, दिखाने की जरूरत नहीं। ये हाइपोटेनस से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो C cos B आ गया। अगर वर्टिकल निकालते तो C sin B आता है, C sin B आता है, ये ऐसे ये निकाल लेंगे। अब की बार इस राइट एंगल ट्रायंगल मान लो, अब की बार इस राइट एंगल ट्रायंगल मान लो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ गए। अब की बार ये निकाल लेते हैं, CD निकाल रहे हैं। तो ये हाइपोटेनस B है, ये वाला एंगल C है, तो व्हाट दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट B cos C, ये आ जाएगा B cos C, ये आ जाएगा B cos C के बराबर। ठीक है ना, दोनों को जोड़ देंगे अपन। तो ये भी प्रोजेक्शन हो गया। व्हाट इज CD? CD इज प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन BC। AC का हमने क्या करा, इस लाइन पर प्रोजेक्शन निकाल लिया, वो क्या आ गया, CD आ गया। इससे प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहने का यूज कर रहे हैं। तो BD हमने निकाल लिया, वो C cos B आ गया, और CD निकाल लिया कहने का, वो B cos C आ गया। साइन और कॉस के साथ जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, क्योंकि वो एंगल होगा। साइन के साथ या कॉस के साथ जो एंगल है, जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, क्योंकि कैपिटल लेटर का मतलब एंगल हो गया। बस दोनों को जोड़ दिया और जोड़ के निकाल लिया। इनको देखो याद रखना भी आसान है। ठीक है, निकाल तो लिया। अब देखो मैं ए निकालता हूँ ना, साइड ए अगर मैं निकालूंगा, भाई ट्राइंगल में 3 एलिमेंट हमारे पास है, 3 तरह के अल्फाबेट यूज कर रहे हैं। वो अलग बात है, स्मॉल भी यूज कर रहे हैं, कैपिटल भी, लेकिन अल्फाबेट 3 तरह के यूज कर रहे हैं। एक अल्फाबेट यूज कर रहे हैं अपन ए, एक यूज कर रहे हैं बी, और एक यूज कर रहे हैं सी। एक स्मॉल है, एक स्मॉल बी, एक स्मॉल सी। तो अल्फाबेट तो 3 ही हुए, एबीसी है ना। तो यहाँ अल्फाबेट ए यूज कर लिया मैंने। अगर मैंने ए यूज कर लिया, अब यहाँ पर ए नहीं आएगा, या ए नहीं आएगा ना, वो साइड में आएगा ना एंगल में आएगा। अब अगर मैंने ए का यूज कर लिया, तो अल्फाबेट क्या बचा, बी और सी। तो एक बार बी को साइड में लिखूंगा और एक बार बी को एंगल में लिखूंगा, दो बचे अल्फाबेट बी और सी। बी को अगर मैंने साइड में लिखा है तो सी को एंगल में लिख दिया। अब सी एंगल में आ गया तो सी साइड में आ गया, बी एंगल में आ जाएगा। ठीक है ना मेरी बात? अब यह बी का यूज कर लिया, अब क्या बचा, ए और सी बचा, दो अल्फाबेट बचे ए और सी। तो एक बार ए साइड में तो सी एंगल में, अब ए एंगल में आएगा और सी साइड में आ जाएगा। ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब इसका यूज करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं देखते हैं सवाल में ना, कैसे यूज किया जा सकता है। तो देखो, इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव द फॉलोइंग्स, इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव द फॉलोइंग्स। फर्स्ट है b plus c cos a, c plus a cos b, a plus b cos c is equal to a plus b plus c। याद भी रखना है इसको एज फॉर्मूले की तरह। अगर याद रख सके तो याद भी रखना है कि ट्राइंगल एबीसी के अंदर ये सम आएगा, ये सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी के बराबर, दिस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मतलब ट्राइंगल के पेरीमीटर के बराबर आ जाता है, a plus b plus c के बराबर आ जाता है। याद रखना, सिमेट्रिक है। अगर इस साइड में b और c है तो एंगल में a, b plus c cos a, c plus a cos b, इस तरह से दे रखा है ना। अटेम्प्ट करें, बड़ा आसान है और आसानी से यूज करके निकाल सकते हैं। निकालने की कोशिश करें आप।
आसान है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, उनका यूज कर सकते हैं। हमें एक बार ए लाना है, एक बार बी लाना है, एक बार सी लाना है। तो एलएचएस से अगर मैं स्टार्ट करूंगा ना, तो बेसिकली अगर मुझे ए लाना है तो ए नहीं आना चाहिए ना, अगर मुझे ए लाना है तो ए नहीं आएगा, बी कॉस ए, मैंने इसको लिख लिया बी कॉस ए। अब बी कॉस अगर मेरे पास आ गया, मुझे क्या चाहिए, ए कॉस बी चाहिए, और ए कॉस बी मुझे यहां से मिल जाएगा, ए कॉस बी। अब इसमें कौन सा अल्फाबेट बेस हो रहा है, इसमें सी नहीं आ रहा तो ए सी बन जाएगा, तो मैंने ये राइट लगा लिया, इनका यूज कर लिया। अब यहाँ आ गया अपने, अब यहाँ आ जाएंगे इस तरह से। जनरली क्या, मैं किसी का फोन पिक करता नहीं हूँ, उसे अगर मेरे फैमिली मेंबर का फोन भी पिक नहीं करता मैं पढ़ाते वक्त। ये काफी मेरे से पढ़े हुए सारे बच्चे जानते हैं, क्लास में कभी फोन नहीं उठाता मैं कभी। वो अभी क्या है, वो आज थोड़ा साइलेंट करना भूल गया था मैं, इससे बच गया, इससे उठा लिया मैंने। घर से फोन था, वरना मैं घर से भी फोन आता है तो फोन नहीं उठाता है क्लास के अंदर। मतलब क्लास में मेरा फोन साइलेंट ही रहता है और मैं फोन रिसीव नहीं करता क्लास के अंदर। अभी तो खैर आप देखने वाले नहीं हो, आप तो अभी दूर बैठे हो। जब बच्चे ऑफलाइन में होते हैं तब भी मैं फोन नहीं उठाता है। मतलब कभी ऐसा नहीं कि फोन आया और फोन उठा के मैं बाहर चला गया हूँ क्लास के, ऐसा कभी नहीं होता है, आज तक कभी नहीं हुआ। अगर कोई बच्चा मेरे से पढ़ा हुआ उससे पूछना पड़ेगा ऐसा होता है क्या। लेकिन वो अभी लगा मुझे कि भाई ठीक है, तो आ गया तो उसके उठा लिया मैंने उसको। तो ये राइट लगा लिया। अब आ गया सी कोस है, नाउ सी कोस है पर आ गया सी कोस है, तो सी कोस मैंने ये वाला लिया। अब सी कौन सा है, लेटर नहीं आ रहा है पर बी नहीं आ रहा, तो अगर सी कोस है तो मुझे ए कोस सी चाहिए, तो ए कोस सी को सर्च कर लूंगा मैं, ए कोस सी मुझे यहाँ मिल जाएगा, ये ए कोस सी आ जाएगा। अब इसमें कौन सा लेटर मिस हो रहा है, बी, बी बन जाएगा। ये दोनों यूज कर लिए मैंने, यहाँ एक यूज किया, सी कॉस बी आ जाएगा, देयरफॉर सी कॉस बी एंड प्लस यहाँ आ जाएगा बी कॉस सी। और यहाँ कौन सा लेटर मिस हो रहा है, ए, तो ये बन जाएगा हमारे पास, दिस इज सी, ये आ जाएगा हमारे पास बी, और वो आ जाएगा ए, तो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी। इस एक्सप्रेशन को याद रखने की कोशिश करनी है। कभी हो सकता है दिया जाए इन ट्रायंगल एबीसी दिस इज इक्वल टू 20, देन फाइंड द पेरीमीटर ट्रायंगल एबीसी। हमसे कहा जाए इन ट्रायंगल एबीसी दिस इज 10, देन फाइंड द पेरीमीटर ट्रायंगल एबीसी, 10 आ जाएगा मतलब। यानी जरूरत पड़ती है इसकी, हमें याद है, अगर याद होता है तो आसानी से समझता है वो, अपना एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, जितना हम याद रख सकेंगे ना उतना कंट्रीब्यूट करेगा हमारे। अगर एग्जाम सब्जेक्टिव है तो याद रखने की कोई वैल्यू नहीं है ना, याद हो तो हम क्या करें, याद है तो आप तो निकाल के बताओ ना। और अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, जितना याद होगा उतना आपको फायदा मिलेगा, इसलिए बोलते हैं याद रखो आप। वरना अगर एग्जाम सब्जेक्टिव है तो याद रखने की कोई वैल्यू नहीं है हमारी, याद हो तो भी कोई जरूरत नहीं है, आपको निकाल के बताना पड़ेगा। नेक्स्ट देखें ना, वही सेकंड पार्ट लिख लेते हैं, हेडिंग डाला था हमने इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव द फॉलोइंग्स, तो अब सेकंड पार्ट लिख लेते हैं इसका ना, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव द फॉलोइंग्स। एक और लिखते हैं अपन, टू, सेकंड पार्ट लिख लेते हैं, 2 इंटू बी cos स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी cos स्क्वायर बी बाई 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब आपको लगेगा ये भी याद रखना है, ऐसा नहीं कि ये याद रखना है ना, इसमें पेरीमीटर आ गया ना, लेकिन जनरली वो दिख जाता है, वो सिमेट्रिक भी था ना, वो दिखने में अच्छा भी था, बी प्लस सी कॉस है जैसे था, वो अच्छा भी लग रहा था वो। In a triangle ABC prove that A into cos B plus cos C is equal to 2 times of B plus C sin square AB2। ये प्रूव करना है। In a triangle ABC prove that A into cos B plus cos C is equal to 2 times B plus C sin square AB2।
और आंसर निकाल लेंगे। अब हम देख रहे हैं भाई कैलकुलेट करने के लिए प्रोजेक्शन फॉर्मूला लगा दो, इसको लिखा हमने 6 LHS, यह जाएगा a cos b और यह जाएगा a cos c। अब हम देख रहे हैं भाई प्रोजेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ a cos b, यहाँ कौन सा लेटर मिस हो रहा है, कौन सा लेटर मिस, एज सच कोई प्रोजेक्शन फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे, कोई एज सच कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। हम देख रहे हैं भाई यहाँ कौन सा लेटर मिस हो रहा है, c, तो c लेंथ को लिखो आप, सिंस c इज इक्वल टू ये क्या होता है a cos b और प्लस का b cos a हो जाएगा। या कौन सा लेटर मिस हो रहा है, b, तो साइड b से आएगा, इसका मतलब b इज इक्वल टू a cos c और c cos a आ जाएगा। अगर यहाँ c है तो यहाँ c नहीं आ रहा, या b है तो यहाँ b नहीं आ रहा। अब देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक तो a cos b लिखा हुआ है, तो भाई a cos b है, क्या लिखें a cos b को, a cos b कैलकुलेटेड है c माइनस b cos a, a cos b को हमने ऐसे लिख लिया। अब हमारे पास लिखा हुआ है a cos c, व्हाट इज a cos c, a cos c इज इक्वल टू b माइनस का c cos a। अब यहाँ भी cos है और यहाँ भी cos है, तो cos से कॉमन आ जाएगा, तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला से आएगा, तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला लगा दिया हमने और कैलकुलेट कर दिया, तो b प्लस c की जगह b प्लस c आ गया, ये आ गया b प्लस c, माइनस साइन मैंने कॉमन लिया, वी गेट b प्लस c cos a, यहाँ से आ गया मैंने माइनस साइन, माइनस cos कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से माइनस cos से कॉमन आ गया। अब b प्लस c को कॉमन ले लूंगा, व्हाट इज 1 माइनस cos, 1 माइनस cos इज 2 sin स्क्वायर, व्हाट इज 1 माइनस cos, 2 sin स्क्वायर, व्हाट इज 1 प्लस cos, 2 cos स्क्वायर। ये बहुत बोला था उस वक्त ट्रिग्नोमेट्री में मैंने, आवाज गूंजने लग गई होगी आपके कानों में, ऐसा बार इतना बार बोला था मैंने, 1 माइनस cos इज 2 sin स्क्वायर, दैट इज 2 sin स्क्वायर, और स्क्वायर को इंट्रोड्यूस किया है हमने, स्क्वायर को इंट्रोड्यूस किया तो एंगल आधा हो जाएगा ये भाई। अब अगर आप कोसाइन रूल से करोगे तो उससे भी आएगा, लेकिन टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम बहुत लगेगा। आप साइन रूल से करना चाहो उससे भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे जल्दी आएगा प्रोजेक्शन फॉर्मूले से, ऐसे कैलकुलेट करके निकाल लिया हमने। नेक्स्ट देखिए लॉ ऑफ टेंजेंट, फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, थर्ड रूल पर आते हैं, लॉ ऑफ टेंजेंट। व्हाट इज लॉ ऑफ टेंजेंट, लॉ ऑफ टेंजेंट, ये इसको बोलते हैं नेपियर्स लॉ। मैथमेटिशियन है, इनके नाम से भी जानते हैं इसको, नेपियर्स लॉ या लॉ ऑफ टेंजेंट भी बोल सकते हैं, साइन रूल, जैसे कोसाइन रूल पढ़ा है ऐसे लॉ ऑफ टेंजेंट भी है ना, या नेपियर्स रूल के नाम से भी जानते हैं इसको। तो इसमें लिखिए एनी ट्रायंगल एबीसी, इन एनी ट्रायंगल एबीसी, इन एनी ट्रायंगल एबीसी टेंजेंट ऑफ a minus b by 2, सेकंड फॉर्मूला लिखेंगे टेंजेंट ऑफ b minus c by 2, थर्ड लिखेंगे अपन टेंजेंट ऑफ c minus a by 2। उल्टा भी कर सकते हो, तो ऐसा नहीं कि a minus b लिखें b minus a भी लिख सकते हैं, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, टेंजेंट में माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। फॉर्मूला एक साथ लिखेंगे ताकि हो सकता है याद रखना, अगर आसान हो पढ़ लेना, ड्राई कर रहे हो अलग बात है, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा फॉर्मूला आपको। तो टेंजेंट ऑफ यहाँ a minus b है, यहाँ b minus c, यहाँ c minus, ऑर्डर फॉलो किया है a minus b, b c और c। तो अगर यहाँ a minus b है तो यहाँ आएगा a minus b अपॉन a plus b, a minus b अपॉन a plus b, फिर यहाँ आएगा b minus c अपॉन b plus c, फिर आ जाएगा c minus a अपॉन c plus a, a minus b अपॉन a plus b, b minus c अपॉन b plus c, c minus a अपॉन, सिमेट्री है ना, इसे एक साथ लिखा आपने। अब देख रहे हैं भाई कौन सा एंगल नहीं आया है, एंगल सी नहीं आया, यहाँ आएगा cot c by 2, या एंगल बी ए नहीं आ रहा था cot a by 2, या एंगल बी नहीं आ रहा था cot b by 2। याद तो रखने पड़ेंगे फॉर्मूला ना। अब इसको ड्राई कर रखा है हमने, है ना, इसको ड्राई कर रखा है हमने, साइन रूल का यूज करके ड्राई करते हैं हम, ये हमने ड्राई कर रखा है साइन रूल के अंदर, तो घर से करके आए थे आपने, मैंने बताया था फिर आज आपको, ऐसे ये ड्राई कर लेंगे, ऐसे इसको ड्राई तो कर रखा है मैंने, ड्राई इसको हमने कर रखा है। अब यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं अपने, इसको यूज करते हैं, सवाल करते हैं, समझ में आ जाएगा भाई यूज कैसे करते हैं ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक सवाल लिखते हैं पर in a triangle ABC, in a triangle ABC, if A is equal to, in a triangle ABC, if A is equal to,
√3 + 1, b is equal to √3 - 1, √3 - 1, comma c is equal to 60 degree, angle c is equal to 60 degree. Then find the remaining unknown elements. Then find the remaining unknown elements of the triangle. Find the remaining unknown elements. हम जानते हैं 6 एलिमेंट है, 3 तो साइड और 3 एंगल, तो 2 साइड दे रखी है, एक एंगल दिया हुआ है, तो आपको दो एंगल निकालना है और एक साइड निकालना है, 2 एंगल निकालना है और एक साइड निकालना है. Then find the remaining unknown elements of this triangle. ट्रायंगल एबीसी के अंदर ही दिया हुआ है आपको और हमें ये कैलकुलेट करना है. तो निकाल सकते हैं, फर्स्ट वाला यूज कर ले. ए और बी किसमें है? ए और बी इसके अंदर है हमारे पास. ए और बी दे रखे हैं और एंगल सी दिया हुआ है, मुझे 2 एंगल निकालने हैं और एक साइड निकालनी है. तो यहां से निकाल सकते हैं. सिंस टेंजेंट ऑफ a - b/2 is equal to a - b. What is a - b? a - b is 2. What is a + b? a + b is 2 √3. What is 60 का half? 30. What is cot 30? Cot 30 is √3. तो डेटा रख दिया हमने, इसका यूज कर लिया. सिंस बाय यूजिंग लॉग टेंजेंट. लॉग टेंजेंट क्यों लगाया मैंने बताया आपको, इसको कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया, बना गया. टेंजेंट ऑफ a - b/2 is equal to 1. अब ए और बी के ट्रायंगल के एंगल हम जानते हैं ना, ट्रायंगल के एंगल और साइड ए की लेंथ, साइड ए साइड बी से बड़ी है. देखा, साइड ए के सामने का जो एंगल होगा, यानी एंगल ए एंगल बी से बड़ा है, इसका एंगल ए एंगल बी से बड़ा होगा, तो ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा. वैसे तो हमसे कहा जाए tan थीटा बराबर 1, तो इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. tan थीटा बराबर 1 के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं आएंगे क्योंकि ये ट्रायंगल के एंगल है और ये डिफरेंस पॉजिटिव है क्योंकि एंगल ए एंगल बी से बड़ा है, क्योंकि साइड ए साइड बी से बड़ी है, तो साइड ए के सामने का जो एंगल होगा वो बड़ा होगा, ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा. यानी ए की पॉसिबिलिटी है दिस में भी 45 डिग्री. अगर चाहते हैं tan थीटा 45 आ जाए, 1 आ जाए, तो a - b/2 is equal to 45 डिग्री या π/4 बोल दो, तो a - b is equal to 90 डिग्री. a - b बराबर 90 डिग्री. क्योंकि एंगल ए बड़ा है भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई हम चाहते हैं tan थीटा 1 आ जाए और ये मालूम पड़ गया भाई ये एंगल पॉजिटिव है क्योंकit एंगल ए एंगल बी से बड़ा है. तो अगर tan थीटा 1 के बराबर है तो थीटा या तो 45 हो सकता है या थीटा हो सकता है π + π/4, और ये दो एंगल का जो डिफरेंस है उसका भी आधा, π + π/4 तो हो ही नहीं सकता, π + π/4 हो नहीं सकता, इसलिए भाई a की पॉसिबिलिटी. और a - b अगर 90 के बराबर है तो व्हाट इज a + b? अगर c बराबर 60 है तो व्हाट इज a + b? a + b आ जाएगा 120 के बराबर है. a + b is 120. और अगर a + b 120 आ गए, दोनों को जोड़ दो आप, व्हाट इज a is equal to 105. अब 105 बोले अपन, या ऐसा बोले कि भाई 105 या कितना आ जाएगा 105, ये 105 डिग्री आ जाएगा. और अगर मैं निकालूंगा b तो b is equal to 15 डिग्री. b is equal to 15 डिग्री. b is equal to 15 डिग्री. 15 डिग्री आएगा, कितना 15 डिग्री आ जाएगा. b is equal to 15 डिग्री. तो 15 डिग्री is π/12. 15 डिग्री is π/12. और अगर π/12 है तो 7 π/12 आ गया. 7 π/12. दिस इज 7 π/12. 15 7 से कितना होता है 105 होता है. तो तीनों एंगल तो निकाल लिए हमने ना. अब साइड निकालनी है. साइड निकालने के लिए क्या करें भाई, एंगल तीनों आ गए और साइड हमें सी निकालनी है. हम चाहे तो cos c का यूज भी कर सकते हैं. हम चाहे तो cos c का यूज कर सकते हैं, a² + b² माइनस का c² अपॉन 2ab, क्योंकि एंगल तीनों है मेरे पास. मुझे एंगल c पता है, a और b पता है, मैं यहां से c निकाल सकता हूं. जरूरी नहीं मैं इसका यूज करूं, मेरे पास ऑप्शन है. मतलब हो सकता है मेरे दिमाग में आ जाए भाई तीनों साइड, दो साइड मुझे मालूम पड़ गई, एंगल मेरे पास है तो मैं cos c निकाल सकता हूं. हालांकि यहां कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेट करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, निकाल सकते हैं यहां से अपन. और c लेंथ है तो पॉजिटिव होगा, या अपन ऐसा यूज कर सकते हैं a अपॉन sin is equal to b अपॉन sin b is equal to c अपॉन sin c.
एंगल हमारे पास तीनों है और हमें एक साइड निकालनी है सी। अगर साइड सी निकालनी है तो इसका यूज तो करना ही पड़ेगा। अगर साइड सी निकालनी है, अब इसके साथ है तो इसका यूज कर लो, या इसके साथ इसका यूज करो। एंगल ए कितना आया था? एंगल ए आ गया था हमारे पास 105 और एंगल बी कितना आ गया था? 15 डिग्री आ गया था। तो अब इसका यूज करोगे तो भी निकालना पड़ेगा 15 डिग्री, और इसका यूज करोगे तो भी निकालना पड़ेगा किसी का। और हम जानते हैं, रट रखा है हमने, sin 15 डिग्री इक्वल टू √3 -1 अपॉन 2√2, sin 75 डिग्री इक्वल टू √3 + 1 अपॉन 2√2, sin 18 डिग्री इक्वल टू √5 -1 अपॉन कितना आता है 4। ये रट रखा है हमने ताकि ये हमारे काम आते हैं ना। हमने इसका यूज कर लिया, मान लो इसी का यूज कर लिया। तो b कितना है? b इज √3 - 1 sin b, sin b का मतलब sin 15 डिग्री √3 - 1 अपॉन 2√2। तो हम साइन रूल का भी यूज कर सकते थे और हम कोसाइन रूल का भी यूज कर सकते हैं। और sin c इज √3/2, मतलब यहाँ से यूज कर लेंगे और एंगल्स ये साइड c निकाल लेंगे एंड द साइड c विल कम आउट टू √6। sin c विल कम आउट टू √6। हम साइड c यहाँ से भी निकाल सकते थे और साइड c हमने यहाँ से भी निकाल लिया साइन रूल का यूज करके। बाकी कल कंटिन्यू करेंगे ना। एक सवाल लिख लें, करके लाना है घर से आपको पूरी ईमानदारी से। इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC b is equal to 3, c is equal to 5 and b is equal to 3, c is equal to 5 and cos of b minus c is equal to 7 upon 25, 7 upon 25. Then find tan a by 2, small a and sin c. इन तीनों की वैल्यू निकाल के लानी है आपको। इन ट्रायंगल ABC b is equal to 3, c is equal to 5, cos of b minus c is equal to 7 upon 25. Then find the value of tan a by 2. tan a by 2 निकालना है, फिर आपको स्मॉल a निकालना है, साइड लेंथ a निकालनी है and then you have to find to sin c, फिर आपको sin c निकालना है। ठीक है ना, तीनों निकाल के लाने हैं आपको। कल कंटिन्यू करेंगे, बाकी होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क में हमारे ट्यूसडे का भी बचा है, ट्यूसडे वाले पर आते हैं। पहले ट्यूसडे वाले होमवर्क में हमें जो है, शायद ट्यूसडे वाला जो होमवर्क था उसमें एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 9, 10 बचा हुआ था ना। 9, 10, 11 तो मैंने कटवा दिया था आपको, शायद कल दे दिया था दोबारा, लेकिन मुझे 9, 10 करना है ना। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 ये ट्यूसडे वाला होमवर्क है ना, 1 तारीख वाला है। ट्यूसडे वाले होमवर्क पर आ गए अपन, और उसमें एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 9। एकदम जैसे डिस्कशन करते हैं ना, पार्टिसिपेंट ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं एकदम। अभी 142 चल रहे थे ना, 115 आ गए। मतलब उसमें पार्टिसिपेट किया करो भाई, सॉल्यूशन है, लेकिन मैं सॉल्यूशन बताने की कोशिश करता हूँ आपको ना, अच्छी तरह समझाता हूँ उसको ना, वो टाइम बचता है आपका उसमें ना, और कहीं ना कोई लर्निंग वैल्यू आती है, ऐसी बात नहीं है ना। तो मैथमेटिक्स में अगर डिस्कशन नहीं करेंगे, अगर अपन सवाल नहीं करेंगे ना, जैसे कथा सुनने से कुछ भी नहीं होगा, है ना। आप ऐसा नहीं कि भाई कथा सुन ली और सब समझ में आ गया, राम कौन था, सीता कौन थी, सब समझ में आ गया, उससे सवाल काम चल जाएगा, नहीं होगा ऐसा ना। जैसे कि कथा सुन के आएंगे ना, तो सुन के आने से नहीं कि कथा सुनाने लायक हो गए अपन, कथा सुनाने लायक नहीं हो सकते हैं, सुन सकते हैं बस। सॉल्यूशन करने के लिए, गणित का सवाल करने के लिए सवाल करना, एक पेन चलाना ही पड़ेगा आपको। तो पार्टिसिपेट किया करो उसमें, मैं भी पूरा इंटरेस्ट लेके बताता हूँ आपको ना। तो उसमें आ गए अपन एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में क्या है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है अपने को, हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। 9 में डायग्राम थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ा इनकन्वीनियंट लगे, भाई डायग्राम कैसे बनाएगा। तो 3 लाइन दे रखी है हमें, और हमें दे रखा है कि ये लाइन जो है, इस लाइन का उन दोनों के बीच में जो इंटरसेप्ट है वो ओरिजिन पर राइट एंगल बना रहा है। एक लाइन दे रखी है मुझे ऐसे, इस तरह से एक लाइन दे रखी है, फर्स्ट लाइन ये है हमारे पास। सेकंड लाइन हमारे पास ऐसे ax + y, ax + y + 1 बराबर 0। ऐसा नहीं कि डायग्राम बनाऊंगा तो काम चलेगा मेरा, मतलब मुझे सवाल समझना है, बस समझने के बाद बस कोई दिक्कत नहीं है फिर ना। भाई ज्योमेट्री में अगर दिक्कत आएगी तो यही दिक्कत आएगी, सवाल समझ में कम आएगा। कई बार थ्योरेटिकल होता है, पढ़ना पड़ता है, डायग्राम बनाना पड़ता है, करना क्या है, एक बार ही समझ में आया है करना है, उसके बाद शायद तकलीफ कम होती है। लेकिन ये समझने के लिए अपने को थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, भाई क्या पूछा गया है, क्या करना है। तो बेसिकली ये कहा गया है कि पोर्शन ऑफ दिस लाइन, यानी इस लाइन का इन दोनों के बीच में जो पोर्शन है वो ओरिजिन पर क्या बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है।
इसका मतलब ये लाइन इसको भी कट करेगी और इसको भी कट करेगी। भाई इसका इनके बीच में पोर्शन का मतलब क्या है, ये इसको भी काटेगी और इसको भी काटेगी। तो मैंने मान लिया भाई ये लाइन इसको ए पॉइंट पे काटती है और ये लाइन इसको बी पॉइंट पर काटेगी। तो हम क्या करेंगे, जो ए बी पोर्शन हो गया इस लाइन का, इनके बीच में जो पोर्शन ए बी हो गया, वो ए बी ओरिजिन पर क्या बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है। यानी अगर मैं ए को ओरिजिन से मिलाऊंगा और बी को ओरिजिन से मिलाऊंगा तो ओरिजिन पर क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा। तो एक रफ डायग्राम बना सकते हैं अपन, देखो आप सवाल को समझने के लिए। तो ये लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। पता नहीं बी क्या है, मुझे पता नहीं है, हम देख रहे हैं ये ओरिजिन से पास हो रही है। मैंने मान लो ये ऐसे ओरिजिन बना दिया। अब ओरिजिन पर राइट एंगल तो बनाना ही है, तो ये लाइन इसको जहां भी काट रही है, बी पॉइंट पर काट रही है, उस बी पॉइंट को, यानी अगर मैं ये लाइन इसको बी पॉइंट पे काट रही है तो बी पॉइंट इस लाइन पर भी है और बी पॉइंट इस पर भी है। और बी पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से मिलाऊंगा, इस लाइन पर कोई पॉइंट लूं, उसको ओरिजिन से मिलाऊंगा, यही तो पोर्शन आएगा, वो ये तो आएगा। तो हम देख रहे हैं ओरिजिन पर राइट एंगल बना दिया पहले, ये ओरिजिन पर राइट एंगल बना दिया, ये राइट एंगल बना दिया, बड़ा अच्छा आपने राइट एंगल बना दिया। और ये लाइन हमारे पास है x प्लस dy बराबर जी, ये लाइन हमारे पास x प्लस dy बराबर जी, ठीक है ना। अब पहले राइट एंगल बनाया, अब हम बोल रहे हैं भाई इस लाइन का वो पोर्शन जो इनके बीच में, इस लाइन का डायग्राम मैंने बना दिया और उसका डायग्राम बना देता हूं। उसका डायग्राम मैंने ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया। थोड़ा अगर थोड़ा सा मीनिंगफुल लगे, नहीं लगे तो भी कोई बात नहीं, अपन डायग्राम बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मीनिंगफुल लगे उसका डायग्राम अच्छा बनाता हूं मैं, क्योंकि देख रहा है भाई ये लाइन जो है इसका y इंटरसेप्ट कितना आएगा, -1 आएगा। तो y इंटरसेप्ट -1 बनाने के लिए डायग्राम को अपन ने इस तरह से बना दिया। और ये जो लाइन हमारे पास, दिस लाइन इज ax + y और +1 बराबर 0, ये सब बना दिया। अब हम देख रहे हैं भाई ये एक तो पॉइंट ये वाला आ गया और एक पॉइंट ये वाला आ गया। अब हम देख रहे हैं ये लाइन बनाना बाकी है, तो इसका वो पोर्शन जो इनके बीच में है, और हम देख रहे हैं ये राइट एंगल बन रहा है, उस लाइन को मैंने ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया। इस लाइन इज ax + y by बराबर। अब इस लाइन का उनके बीच में पोर्शन, एक लाइन हमारे भाई ये, एक लाइन हमने ये बना रखी है और ये एंगल राइट एंगल बना रखा है, तो मैंने राइट एंगल बना रखा है। तो लाइन का पोर्शन वो ये वाला हो गया, इस लाइन का इनके बीच में तो पोर्शन है, इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया। तो मुझे डायग्राम समझा पाया शायद मैं आपको डायग्राम में समझा पाया आपको, समझ में आ गया। तो ये लाइन का एक तो ये लाइन है जो दे रखी है मुझे, और एक ये लाइन है डार्क वाली, समझ में आ गया आपको। इनके बीच में जो पोर्शन है वो ए बी राइट एंगल बना रहा है। एक बच्चा लिख रहा है नहीं आया अभी समझ में, तो फिर तो मैंने कहा ना आपसे, फिर तो एक ही तरीका होता है, ले जाओ करके और अपना सारा गुस्सा निकाल लो, फिर तो एक ही तरीका होगा। इतना सादा डायग्राम बना रहा हूँ यार, बोल रहा हूँ थ्योरेटिकली, फिर भी आप बोल रहे हो समझ में नहीं आया। मतलब आपको थोड़ा सोचने के पहले बोलना चाहिए सर कितनी मेहनत कर रहे हैं समझाने के लिए, डायग्राम अच्छा बना रहे हैं, थ्योरेटिकली बोल रहे हैं, उसको फील करवा रहे हैं, फील भी करवा रहे हैं सवाल को, फिर भी मतलब ये लिखते हुए भी दुख होना चाहिए आपको, मैं समझ में नहीं आया। तो ये लाइन थी हमारे पास, इसका वो पोर्शन जो इनके बीच में है, वो पोर्शन कौन सा हो गया, ए बी हो गया। यानी इस लाइन ने इसको भी काटा, इस लाइन ने इसको भी कट किया। मान लिया मैंने इसको ए पॉइंट पे कट किया, ये ए पॉइंट दिखा दिया, इसको ए पॉइंट पे दिखा रखा है, इसको ए पॉइंट पे दिखा दो, इसको बी पॉइंट पे दिखा दो। इस लाइन ने इसको कट किया, वो ए पॉइंट आ गया, इस लाइन में मतलब इस वाले लाइन में उसको ए पॉइंट पे कट किया, फिर इस लाइन ने इसको भी कट किया बी पॉइंट पर। और ये जो ए बी सेगमेंट है, इस लाइन का वो पोर्शन जो इन दोनों के बीच में है, एक लाइन तो ये बना दी हमने और एक लाइन ये बना दी, और ये तीसरी लाइन हमारे पास है, इसका इन दोनों के बीच में जो पोर्शन है ए बी, वो ओरिजिन पे क्या बना रहा है, राइट एंगल। मैंने ए को भी ओरिजिन से मिला रखा है और मैंने बी को भी ओरिजिन से मिला रखा है, बी को भी ओरिजिन से मिला रखा है, तो वो ए बी क्या कर रहा है, ओरिजिन पे राइट एंगल बना रहा है। अब हम देख रहे हैं कि कैसे यूज करें इसका। एक तो सिंपल है, कोई यूज करने की जरूरत नहीं भाई, आप इस पॉइंट को निकाल लो, दो पॉइंट का इंटरसेक्शन है, ये ए पॉइंट कौन सा है, ये इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको निकाल लो आप, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्या बी को निकाल सकते हैं, यस, बी क्या है, इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ए को निकाल लो और बी को निकाल लो। अब हमें रखा है कि ओए और ओबी पर परपेंडिकुलर है, ओए इज परपेंडिकुलर टू ओबी, तो अगर मैं ए और बी निकाल लूंगा तो क्या मैं ओए का स्लोप निकाल सकता हूं, यस, 2a पॉइंट फंक्शन, ओबी का स्लोप निकाल सकता हूं, यस, m1 m2 बराबर -1 कर दो, m1 m2 बराबर -1, अपने आप जो आना है वो अपने आप आ जाएगा, उसको कंपेयर कर लो। सिंपल ज्योमेट्री है, मतलब सिर्फ डायग्राम बना के सोचना पड़ा, सवाल का मतलब क्या है वो मुझे समझना पड़ा। इस लाइन का वो पोर्शन जो इनके बीच में है वो ओरिजिन पर राइट एंगल बना रहा है, बस इसको। अब अपन चाहे जैसे भी कर सकते हैं ना, हम देख रहे हैं हमें ओए और ओबी का जॉइंट इक्वेशन निकालना है, हमें ओए और ओबी का जॉइंट इक्वेशन निकालना है। कैसे निकाले भाई, हम देख रहे हैं ये लाइन है, अब हमें न तो हमारे पास सेकंड डिग्री का कर्व है ना, सेकंड डिग्री, अगर दो कर्व होते हैं तो भी अपन होमोजेनाइज कर पाते हैं,
एक लाइन हो एक कर्व हो तो भी होमोजेनाइज कर पाते हैं। अब यहाँ बस लाइन लाइन है हमारे पास, कोई कर्व नहीं है, कोई लाइन पर हमारे पास, लाइन पर अपन बना लेते हैं। हम क्या करें, इन दोनों का ज्वाइंट इक्वेशन निकाल लें। हम इन दोनों का ज्वाइंट इक्वेशन निकाल लें। हम एक तो इस वाली लाइन का, एक तो इस वाली लाइन का और एक इस वाली लाइन का, इन दोनों का ज्वाइंट इक्वेशन निकाल लो। इनका ज्वाइंट कैसे निकाला, मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी इन दोनों का ज्वाइंट इक्वेशन निकाल दिया मैं। कैसे, इनको मल्टीप्लाई कर, ax प्लस का y प्लस 1 x प्लस by बराबर 0। ये ज्वाइंट इक्वेशन आ गया, ये लाइन पर बन गया अपना, यानी ये इस लाइन पर का ज्वाइंट इक्वेशन आ गया, इन दोनों का ज्वाइंट इक्वेशन आ गया। अब लाइन, इस लाइन और लाइन पे के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से मिलाने वाले लाइन पेयर का ज्वाइंट इक्वेशन निकाल सकते हैं अपन। भाई ये लाइन और लाइन पेयर आगे समझ में, ये तो लाइन पेयर हो गया। अब लाइन कौन सी होगी, लाइन ये वाली होगी, ax plus by = 1, लाइन ये होगी हमारे पास, ये लाइन हो गई। अब इस लाइन की हेल्प से इसको क्या करेंगे, होमोजेनाइज कर देंगे ना। उससे क्या होगा, OA और OB का ज्वाइंट इक्वेशन आ जाएगा और वो a plus b बराबर 0 कर देंगे, या बिना उसके भी कर सकते थे अपन। अब तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने में जो डिग्री 1 का आएगा या जो डिग्री 0 का आएगा उसको होमोजेनाइज कर देंगे और इसकी हेल्प से इसको होमोजेनाइज कर देंगे। कोई दिक्कत भी नहीं है, बिल्कुल रेडी है, ये बराबर 1 की फॉर्म में लिखा हुआ है, होमोजेनाइज करके निकाल सकते हैं फटाफट। इसके बाद आगे अपन 9 के बाद 10 पर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में तो कोई दिक्कत नहीं, होमोजेनाइज कर दिया और हम चाहते हैं अभी लाइन इक्वली इंक्लाइंड हो एक्स एक्सिस से, तो h बराबर क्या कर दिया, 0 कर दिया ना, h बराबर 0। लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड तो h बराबर 0, h बराबर 0 का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ xy बराबर 0। होमोजेनाइज करना आता ही है मैंने। होमोजेनाइज करने के बाद जो लाइन आएगी वो ज्वाइंट इक्वेशन आएगा, वो x एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, तो h बराबर 0 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ xy बराबर 0 कर देंगे, उससे आंसर आ जाएगा। इसके बाद आ गए अपन एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 20। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से ना, सॉल्यूशन भी पर्याप्त है आपके पास और कोई दिक्कत नहीं है ना, आप कर भी सकते हैं, फैक्टराइज करके लाइन निकाल ली। 21 में भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइन के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं, लाइन निकालने में कोई जोर नहीं आ रहा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है वो 3x - 4y का होल स्क्वायर बन जाएगा वो, और आगे भी क्या बन रहा है वो 3x - 4y बन रहा है, वो आपने 2 के कॉमन ले लिया और 3x - 4y बन जाएगा बराबर 0। ऐसा आ गया, दो लाइन आ जाएंगे, उनके बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे और कैलकुलेट करके निकाल। ये तो हमारा ट्यूसडे वाला पूरा हो गया। अब कल वाले पर आते हैं, वेडनेसडे वाले पर ना। तो इसमें मैथ्स डायग्राम 2 पर आ गए अपन, मैथ्स डायग्राम 2 का ए, वेडनेसडे वाले होमवर्क में मैथ्स डायग्राम 2, मैथ्स डायग्राम 2 का ए। तो ए में हमें क्या करना है, लोकस वाला सवाल है तो उसको निकाल सकते हैं अपन ना, बड़ी आसानी से उसको निकाला जा सकता है। उसमें मेथड भी दिया हुआ है, वैसे अपन पैरामीट्रिक से निकालेंगे जल्दी आ जाएगा। जो मेथड दिया हुआ है वो तो यही से आपने सामने p को मान लिया उन्होंने h, क्योंकि p y = x पर है, वो उस पर दे रखा है तो उसको पॉइंट को मान लो, और मिड पॉइंट दे रखा है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, वो कैलकुलेट कर लिया। बट अपन ऐसा कर सकते हैं भाई, एक पॉइंट p हमारे पास है और एक पॉइंट q हमारे पास है, और p q के मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना है। मान लिया p के मिडिल पॉइंट है h, k, इसका लोकस निकालना है। p q की लेंथ कितनी है, 4 यूनिट है, तो अगर ये मिडिल पॉइंट है ये 2 यूनिट हो गया, ये भी 2 यूनिट हो गया, लेंथ 2 यूनिट आ गई, ये भी लेंथ 2 यूनिट आ गई। अब p पॉइंट के बारे में जानकारी मेरे पास है, और q पॉइंट, भाई p पॉइंट कांस्टेंट नहीं है, p पॉइंट वेरिएबल है, q भी वेरिएबल है, लेकिन p पॉइंट हमेशा इस लाइन पर लाई करेगा, y = x पर। p पॉइंट हमेशा इस लाइन पर लाई करेगा, यानी p का लोकस ये लाइन है और q का लोकस ये वाली लाइन है। p पॉइंट भी मूव कर रहा है लेकिन p का लोकस ये, q पॉइंट मूव कर रहा है उसका लोकस ये, और अगर ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, तो मिडिल पॉइंट भी मूव करेगा, लेकिन मिडिल पॉइंट हमेशा pq का मिडिल पॉइंट है, और pq के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है, p मूविंग है, q मूविंग है, लेकिन p और q के बीच में डिस्टेंस फिक्स है, और ये p और q का मिडिल पॉइंट, इसका लोकस मुझे निकालना है। तो हमने क्या करा, हम देखा भाई इस लाइन पर एक फिक्स पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट इस फिक्स पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर है, तो मैंने क्या करा, इस लाइन का इक्वेशन लिख लिया, pq का इक्वेशन। इस pq का इक्वेशन मैंने मान लिया कि pq का स्लोप जो है वो pq का इंटरेक्शन थीटा है, तो इक्वेशन ऑफ pq इन पैरामीट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ pq को मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख दिया ना, पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर कैसे आएगा भाई, x - x1 अपॉन cos थीटा, y - y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 2 और -2, क्योंकि अगर वो मिड पॉइंट है एक पॉइंट इधर होगा और एक पॉइंट इधर होगा। अगर मैं +2 लिख रहा हूं तो मान लो मैंने +2 से p मान लिया, तो -2 से क्या आएगा, q आ जाएगा, या +2 से अगर q आ रहा है तो -2 से p आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में ना भाई वो दोनों, तो हमने निकाल लिया आंसर। मैंने +2 के बराबर एक मैंने मान लिया +2 से ही आ जाएगा, इसको -2 मान लेता हूं, -2 से q आ जाएगा, उल्टा भी कर सकते हैं, इसको -2 लिख सकते हैं, उसको +2, तो मैंने p निकाल लिया। अब p निकालने के लिए क्या करें, h + 2 cos थीटा,
और ये आ जाएगा हमारे पास k प्लस 2 साइन थीटा। इसे यहां से q पॉइंट निकाल लूंगा h माइनस 2 cos थीटा और k माइनस 2 साइन थीटा। ये ऐसा आ गया। करना क्या है, मुझे h और k का लोकस निकालना है। उससे क्या दिक्कत है भाई आपको? थीटा नया वेरिएबल आ गया हमारे पास, वो गायब करना है मुझे। थीटा मुझे गायब करना है, मुझे h और k में रिलेशन निकालना। ये तो सिंपल इस लाइन का इक्वेशन लिखा, यहां से पास हो रही है, इंक्लिनेशन थीटा मान लिया मैंने और एक पॉइंट p निकाल लिया, एक q नहीं। अब p के बारे में जानकारी है, मुझे करना क्या है, h और k में रिलेशन, थीटा गायब करना है। p पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये x और y बराबर है दोनों, ये x और y दोनों बराबर है। तो क्या आ गया, h प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू k प्लस 2 sin थीटा। ये बराबर आ गया। मैंने यहां से निकाल लिया cos थीटा माइनस sin थीटा, क्योंकि थीटा को अल्टीमेटली गायब करना है अपने को, और वो कितना आ गया, h माइनस k अपॉन 2 आ गया। तो ये p पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो y बराबर x कर दिया। ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो, तो y बराबर कितना आ गया, k माइनस 2 sin थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या आ गया, h माइनस 2 cos थीटा। बिना पैरामेट्रिक के सॉल्यूशन में दिया हुआ, ये बिना पैरामेट्रिक के सॉल्यूशन में दिया हुआ है अपने को। अपन पैरामेट्रिक से कर रहे हैं, अब जो कंफर्टेबल है उससे कर लेंगे बिना पैरामेट्रिक। अब यहां से भी मैंने बना दिया, यहां से अगर मैं निकालूंगा तो ये आएगा 4 टाइम्स ऑफ cos थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू 2h माइनस k। अब यहां भी 2 है, या 4 है, तो 2 से डिवाइड कर दो आप, तो ये आ जाएगा 2 cos थीटा माइनस का sin थीटा। करना क्या है, h और k में रिलेशन चाहिए और थीटा गायब करना है। अब देखो यहां से आसानी से निकल रहा है, अगर ये cos थीटा प्लस sin थीटा होता ना, तो स्क्वायरिंग करके जोड़ देते हैं, स्क्वायरिंग करके जोड़ देते। अगर ये मानना ऐसा होता cos थीटा प्लस sin थीटा, तो स्क्वायरिंग करके जोड़ देते, थीटा गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ 2 cos थीटा है और यहाँ माइनस साइन भी है, तो अपन क्या करें, इन दोनों से cos थीटा sin थीटा निकाल लें। मैं इस इक्वेशन से और यहाँ से भाई दोनों को माइनस कर दूंगा तो cos थीटा आ जाएगा, दोनों को माइनस करने से क्या आ जाएगा, cos थीटा। एक बार cos थीटा आ गया और cos थीटा को यहाँ रख दूंगा उससे sin थीटा आ जाएगा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का यूज कर लेंगे। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका यूज कर। ये डिफरेंट तरीका बताया, मतलब मैंने सॉल्यूशन तो लिखा हुआ ये अपन पैरामीट्रिक से भी सोच सकते हैं ऐसे ना। हो सकता है ये माइंड में नहीं आया तो भाई आपके माइंड में कुछ नई बात आएगी, या सॉल्यूशन भी दिया हुआ है उससे भी निकाल सकते हैं ना। इसके बाद 2 पर आ गए, तो 2 में फिक्स पॉइंट निकालना है अपने। अब मैंने कहा था ना भाई k को अलग नहीं कर पा रहे, मान लो आप, कोई बात नहीं, हम 2 लाइन निकाल लेंगे, एक बार रख देंगे k बराबर 0 और एक बार रख देंगे k बराबर -1। वो एक तो स्मॉल k और कैपिटल k सेम है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो एक स्मॉल k भी लिखा हुआ है, कैपिटल k भी लिखा हुआ है, दोनों सेम है, तो दोनों स्मॉल है, दोनों कैपिटल है। अब हमें लाइन निकालनी है, फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, एक बार k बराबर 0 रख दो, k बराबर 0 लिखोगे तो उसमें y का कोएफिशिएंट नहीं आएगा और लाइन आ जाएगी, और एक बार रख दो k बराबर -1, 2 लाइन आ जाएंगे यहाँ से, और दोनों को सोल्व कर लेंगे, वो फिक्स पॉइंट मालूम पड़ जाएगा अपने को। अब सी वाले पर आ गए, सी वाले में दिया हुआ है भाई 2 लाइन दे रखी है, और हमें अल्फा बीटा जो है पॉइंट है जो उन दोनों लाइन से यूनिट डिस्टेंस पर है, तो जो पॉइंट आएंगे तो द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा, यानी अल्फा बीटा एक पॉइंट है जो उन दोनों लाइन से 1 यूनिट के डिस्टेंस पर है। और उन दोनों लाइन को ध्यान से देखो आप, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, और अल्फा बीटा उन दोनों से यूनिट डिस्टेंस पर है। दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, एक लाइन को मैंने L1 बोल दिया और एक को मैंने L2 बोल दिया, दोनों परपेंडिकुलर है। अभिजीत का ध्यान नहीं है यहाँ, भाई जो दिख रहे हैं उसी को बोल सकता हूँ ना, बाकी तो दिख ही नहीं रहे मुझे ना, तो बाकी तो मुझे पता नहीं है कि खाना खा रहे हैं क्या कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है ना, लेकिन अभिजीत दिख रहे हैं कि बात कर रहे हैं ना, तो दिखने तो भी सकते हैं अपने, तो दिख रहा है अगर वो ध्यान नहीं दे रहा उसको तो बोल ही सकते हैं अपने। तो हमें क्या है, एक पॉइंट दे रखा है अल्फा बीटा, और वो इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पर है, उसकी इससे डिस्टेंस निकालूंगा 1 यूनिट आएगी, इससे डिस्टेंस भी कितनी है 1 यूनिट है उसकी। और अगर कोई पॉइंट दो इंटरसेक्टिंग लाइन से बराबर डिस्टेंस पर है, इसका मतलब वो उनके एंगल बाइसेक्टर पर है। अगर कोई पॉइंट, क्योंकि जो अल्फा बीटा पॉइंट है वो इससे भी 1 यूनिट के डिस्टेंस पर है, और वो यहाँ से भी क्या है 1 यूनिट के डिस्टेंस पर है, इसका मतलब वो क्या हो गया, इसका मतलब वो एंगल बाइसेक्टर पर हो गया, यानी एक तो एंगल बाइसेक्टर ये वाला आ गया और एक एंगल बाइसेक्टर ये वाला आ गया, एक एंगल बाइसेक्टर ये वाला, इन एंगल बाइसेक्टर को लाई करेगा वो, और वो दे रखा है, मालूम है यहाँ हो सकता है अल्फा बीटा यहाँ हो, वो अल्फा बीटा इस जगह हो, अगर वो यहाँ होगा ये डिस्टेंस 1 यूनिट दे रखी है और ये डिस्टेंस भी 1 यूनिट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी, ये डिस्टेंस √2 आ जाएगी, ये डिस्टेंस √2 आ जाएगी, क्योंकि अगर वो 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर होगा ना भाई, ये भी 1 के बराबर होगा, वो डिस्टेंस बोले 1 या ये बोले 1 के बराबर, ये नहीं बोल रहा मैं x एक्सिस है y एक्सिस है, वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर ही है ना,
और ये दोनों से 1 यूनिट के डिस्टेंस पर था, इसको ऐसे लिख लिया हमने ना, और ऐसे लिख के ऐसे जब ये वाला पॉइंट भी निकाल लिया हमने, वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है ऐसे, वो यहाँ भी हो सकता है। अगर वो यहाँ होगा तभी √2 डिस्टेंस पर होगा, और अगर वो यहाँ होगा तभी वो √2 डिस्टेंस पर होगा, और अगर वो यहाँ होगा तभी वो √2 डिस्टेंस पर ही होगा, √2 डिस्टेंस पर ही आएगा। मेरी बात समझ में आई? 4 पॉसिबिलिटी है, तो वो अल्फा बीटा यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है ना, वो √2 डिस्टेंस पर ही आएगा, लेकिन यहाँ से अब हम देख रहे हैं ये 4 जो अल्फा आएंगे उनका सम निकालना है। तो हम क्या करें, बेसिकली ऐसे कर सकते हैं, हम इस लाइन को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख दें, हम इस लाइन को पैरामीट्रिक फॉर्म, मैंने मान लिया भाई ये एक्स एक्सिस तो नहीं है, लेकिन मैं इस लाइन का तो मैं इस बाइसेक्टर को निकालूं, 2 लाइन मुझे दे रखी है, ये तो पूरा बाइसेक्टर में निकालूं, इस बाइसेक्टर को भी मैं निकाल सकता हूँ, बाइसेक्टर आ जाएगा तो उसका स्लोप भी आ जाएगा, तो उसका स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है। हमने मान लिया भाई इसका जो इंक्लिनेशन है, इसका जो इंक्लिनेशन है वो मान लिया थीटा है, इसका इंक्लिनेशन में थीटा, जो भी इसका इंक्लिनेशन आएगा ये तो मैं पूरा निकालूं, उसके बाद मुझे मालूम पड़ेगा, ये जरूरत नहीं है मुझे ना, मैंने मान लिया भाई थीटा, इसका इंक्लिनेशन अगर थीटा है, दोनों परपेंडिकुलर है, इसका जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि अगर इसका इंक्लिनेशन थीटा है, ये एंगल अगर थीटा, जो भी इसका इंक्लिनेशन आएगा, जो स्लोप आएगा, उस स्लोप की बात कर सकते हैं, इसका स्लोप मैंने m1 मान लिया, और इसका स्लोप आ जाएगा -1/m1, यानी इसके स्लोप से मैं इसका इंक्लिनेशन निकाल सकता हूँ ना, तो मैंने इस लाइन को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख दिया। इससे भाई अभी इसके लिए ये पॉइंट चाहिए अपने को, ये वाला पॉइंट तो निकाल सकते हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकाल सकते हैं, ये आता है मेरे हिसाब से माइनस का 1/5 और तुम्हारा 1/10 आ जाता है। टाइम हो गया मेरे हिसाब से ना, क्लास का, आपके नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया ना, तो कल चलो कल बता दो, उसको पूरा कर देता हूँ, उसको ना इसको पूरा कर देता हूँ, ये पॉइंट आ जाएगा माइनस का 1/5 1/10 आ जाएगा, ये पॉइंट ही आ जाएगा ना। अब देखो मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है ना, तो मैं इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखूंगा, पैरामीट्रिक फॉर्म, और मैं इस लाइन पर इस फिक्स पॉइंट से 2 पॉइंट चाहिए, एक √2 की डिस्टेंस पर और एक -√2, एक √2 और एक -√2, तो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखो, x माइनस का 1/5 अपॉन cos थीटा इक्वल टू प्लस -√2। आपको लगेगा आपने y वाला लिखा ही नहीं, y की जरूरत ही नहीं, हमें अल्फा चाहिए ना, बस हमें सिर्फ अल्फा चाहिए बस। अब देखो यहाँ से मैं 2 साइन ले लूंगा, यहाँ से आएगा x इक्वल टू माइनस का 1/5 और प्लस -√2 cos थीटा, यानी एक अल्फा इसका आ गया और एक अल्फा इसका आ जाएगा, एक प्लस साइन से मान लो ये आ गया तो माइनस साइन से आ जाएगा, ऐसे इसको लिखवाओ। इसमें क्या फर्क पड़ेगा भाई, अगर इसमें cos थीटा आ रहा है, इसमें मैंने मान लिया इसका कुछ इंक्लिनेशन अलग होगा, मैंने मान लिया ऐसा आ गया x माइनस 1/5 अपॉन cos अल्फा मान लो अपॉन, और वही प्लस -√2, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 1/5 और प्लस -√2 cos अल्फा। प्लस साइन लूंगा तो मान लो ये वाला आ गया, माइनस साइन से ये वाला आ जाएगा, ये 4 वैल्यू आ गई हमारे पास अल्फा की। y को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी अपने को, बीटा चाहिए नहीं अपने को, अब इन दोनों को जोड़ दो, आप इन दोनों को जोड़ दो बस, अब इनको चारों को जोड़ूंगा, 2 वैल्यू आ गई अल्फा की, 2 वैल्यू आ गई, इनको जोड़ूंगा मैं तो एंड नंबर ये कट जाएंगे आपस में, ये भी कट जाएंगे, और माइनस का 1/5 माइनस का 1/5 माइनस का 1/5 माइनस का 1/5, इधर क्या समझाने में टाइम लगा, अपन खुद समझते हैं ना, बड़े आसानी से सोच पाते हैं, बताना नहीं पड़ता, इतना समझाना नहीं पड़ता है ना, तो बड़े आसानी से निकल जाता है। बाकी कल कंटिन्यू करते हैं फिर ना, कल कंटिन्यू करेंगे बाकी। तो होमवर्क लिखे आप जो करके लाना है, आपको होमवर्क लिखे जो करके लाना है। होमवर्क में स्ट्रेट लाइन का लिखे, स्ट्रेट लाइन का होमवर्क, एक्सरसाइज 1 पार्ट, एक्सरसाइज तो पूरी हो गई हमारे, मैथ्स तो का एक बचा हुआ है, लास्ट वाला तो कर ही लेंगे आप। एक्सरसाइज 2 का पार्ट, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर हमें 10 करना है। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करना है, ऑनेस्टली अटेम्प्ट करें एक बार, उसके बाद एसओटी की शीट पर आ जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, जो भी एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 उसमें A1 से लेकर A10 तक करके लाना है, A1 से लेकर A10 तक ये करके लाना है, A1 से A10, ठीक है ना, ये करके लाना है, इससे टाइम के ये करना है, इनको करके लाना है, कल कंटिन्यू करेंगे बाकी फिर अपन।